उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। अ, दुबई में 8 बजने वाले हैं और 1 मिनट रह गया है, बल्कि चंद सेकंड रह गए हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप सबका शुक्रिया जो आज के इस सेशन में मौजूद हैं। और आज का जो हमारा ये सेशन है, ये दिस इज अबाउट कायरोज। कायरोज बियॉन्ड द अपॉर्चुनिटी इसका टॉपिक है। और ये टॉपिक इसलिए है कि एक्चुअली तो प्रेजेंटेशन रहेगी, मगर ये है कि प्रेजेंटेशन के साथ जो है वो हम इसको क्योंकि प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन एक और चीज होती है, लेकिन अगर हम आइडिया समझ जाएं बेसिकली तो जाके वो अपॉर्चुनिटी कहलाती है। तो इसलिए मैंने टॉपिक ये वाला लिया। बाकी जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें खुल रही होती हैं और एक्सप्लोर हो रही होती है और हम समझ पा रहे होते हैं। तो आज की प्रेजेंटेशन का स्टार्ट करते हैं। 17 अगस्त है और अब 8 बज चुके हैं रात के दुबई में। और अपनी स्क्रीन शेयर करने से ही मैं सेशन का स्टार्ट करूंगा, मगर उससे पहले जैसा कि आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कि सेशन को पहली दफा सुन रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले सेशन सुन चुके हैं लेकिन अभी समझ नहीं आया पूरी तरह, तो वो दोबारा सुनने के लिए आए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो सुन भी चुके हैं, समझ में भी आ चुका है, और वो ऑलरेडी कायरोस का हिस्सा भी हैं, वो कायरोस का पार्ट हैं, कायरोस से बेनिफिट उठा रहे हैं। और वो भी अपनी लर्निंग के लिए और सीखने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इस सेशन को या इस तरह के सेशंस को ज्वाइन करते हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपनी लाइफ में हर एक आदमी जो भी यानी जिसके सर पे जिम्मेदारियां हैं या जो जिम्मेदारियों को महसूस करता है, वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी जिंदगी में अपने आप को पैसों के मामले में, फाइनेंस के मामले में सहूलत में लेकर के आए। ये हमारा पहला गोल रहता है। हर एक वो बंदा जिसकी जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको वो किसी भी कैपेसिटी में है, अगर वो मैरिड लाइफ है उसकी, या पेरेंट्स के साथ है, या बच्चों के साथ है, बहन भाइयों के साथ है, सिबलिंग्स के साथ, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस मुआशरे से हमारा ताल्लुक है, यानी जिस सोशल सिस्टम सिस्टम में हम रहते हैं, या आप उसे कह लें कि साउथ ईस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं, जिसमें ये हमारे सारे 5-7 कंट्रीज शामिल हैं, यहाँ का जो कल्चर है, उस कल्चर के अंदर नॉर्मली आदमी को जो है वो कफील माना जाता है, या जो मैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो घर के मामलात को, फाइनेंसिस को देखे, और ना सिर्फ के फाइनेंसिस को देखे, बल्कि अगर उसके घर वालों के कोई ख्वाब हो तो उसको पूरा करने के लिए एफर्ट भी वही करता है। यानी हम में से कितने ऐसे हैं जिनके घर वालों के बहुत सारे ख्वाब हैं, एफर्ट मतलब एक जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए ख्वाब, मतलब चांद पे जाने का ख्वाब की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये होता है कि यार जो है वो हमें वहां जाना चाहिए, हमें यहाँ इस जगह जाते तो बड़ा मजा आता, या हम जो है वो इंटरनेशनल टूर करते, या हम हमारे पास एक अच्छा घर होना चाहिए, या इस तरह की जो भी आपकी नीड्स होती हैं, वो मुआशरे की गुर्बत की वजह से क्या हो गया हुआ है कि वो नीड्स भी अब ख्वाब लगने लगी हैं। यानी एक अच्छी सवारी, ये सदियों से लोगों की एक बुनियादी जरूरत रही है कि यार जब घोड़े चला करते थे तो अच्छा घोड़ा होना चाहिए। ठीक है। और जो है वो आज वो अच्छी सवारी आपकी जरूरत की बजाय वो आपका ख्वाब दिखना शुरू हो गई है, हमारा ख्वाब दिखना शुरू हो गया, ज्यादातर लोगों का ख्वाब दिखना शुरू हो गया। और उसकी वजह जहां बहुत सारी वजूहात है ना, वहां पे एक वजह जो मैं समझता हूं वो ये भी रही है कि फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स नहीं हुई, यानी फाइनेंस के मामले में अर्निंग करने के लिए या कमाने के लिए हमें उसका ट्रेनिंग नहीं मिला। यही वजह है कि बाज औकात पैसे कमाने के बावजूद लोग एक बेहतर जिंदगी नहीं, क्योंकि वो पैसे कमाते ही इमीडिएटली खत्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, क्योंकि आप इमीडिएट उसको उसको यूज करना या उस कामयाबी को संभालना नहीं आया। आप ये कह लें, अगर पैसों के मामले में कभी किसी को कामयाबी मिली है ना, अगर किसी को सक्सेस मिली है, कोई किसी बिजनेस में चला गया, वहां पे उसकी सक्सेस हो गई, उसके बाद पैसे आए, लेकिन वो उसने उन पैसों को, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं थी, तो उन पैसों को कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं समझा, बट समझा है कि पैसे आए हैं, इसको खर्चो और खत्म, फिर दोबारा कमा लेंगे। किसी हद तक ये एक ठीक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये शो करता है कि हम अपनी जिंदगी में मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक मुसलसल अपने आप को इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल वाली नहीं दे पाते, और उसके पीछे भी ये वजह है। इसी तरह हम अपॉर्चुनिटीज को समझने के मामले में, या जब हमें मौके मिलते हैं,
आम जिंदगी में रोजाना मौके मिल रहे होते हैं। दोस्त कॉल करता है कि यार मेरा फला बिजनेस है गारमेंट्स का, उसमें ऐसे करके ऐसे करें। तो हम या तो बहुत ही नादान बनते हुए इमीडिएटली कहते हैं अच्छा चल ठीक है जैसे दिल करता है कर ले, या फिर बहुत समझदार बन जाते हैं, इतने समझदार कि अपॉर्चुनिटी को भी हाथ से गवा देते हैं। तो ये दोनों दोनों सूरतें ठीक नहीं होती। आज जब हम काइरोस की बात करेंगे तो मैं आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक फंडामेंटल्स भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ताकि आपको पता हो कि मैं क्या सुन रहे हैं और क्या करना है और किस तरह आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी के अंदर। मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जाऊंगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। और आपकी स्क्रीन पे वो प्रेजेंटेशन आ चुकी है, आई थिंक सो। हम जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर आप हैंड रेस कर देंगे तो मुझे और अच्छा और बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आप इसको आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है हैंड रेस कर दें, कोई इमोजी भेज दें, कोई ऐसा कोई भी चीज जिससे आपकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स आ जाए। जी ठीक हो गया। ओके, दो तीन वोट आ गए ठीक हो गया, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैंने बिलीव कर लिया। हाँ जी। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने एक लंबा अरसे तक जो है वो क्रिप्टो करेंसी को पढ़ने में और समझने में वक्त लगाया है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक नया प्रोडक्ट था और दुनिया में आएगी, जगह बनाएगी। और वो बात सच हो चुकी हुई है, वो ट्रुथ है। हमें पता है कि क्रिप्टो का अपना एक मकाम है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर टोकन्स की वैल्यू या क्वाइंस की वैल्यू या उनकी रेटिंग या उनका मार्केट कैप या उनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो उनकी कैटेगरी करता है, कैटेगराइज करता है। तो मैं आसान लफ्जों में समझने के लिए टॉप 10-20 की बात करता रहता हूं, ताकि आप क्रिप्टो को उस नजर से देखें, ना कि उन क्वाइंस की शक्ल में आप देखें जहां पर जो कि शायद 50,000 नंबर पर आते हैं, लेकिन आप उनमें जो टॉप 10-20 है उसको जेन में रखिए। बल्कि अगर आप कर सकें तो आप सिर्फ बिटकॉइन को जेन में रख लीजिए कि हाँ दिस इज कॉल्ड द क्रिप्टो करेंसी। तो वो उसकी हमें समझ है कि वो किस तरह से डिसेंट्रलाइज है और किस तरह से वो चलती है। एक कॉन्सेप्ट जो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपका पैसा है, आपका फाइनेंस है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे पैसे हैं वो पड़े हैं बैंक में, अब पैसे तो हमारे हैं लेकिन अथॉरिटी हमारी नहीं है। हमारी अथॉरिटी है बड़ी लिमिटेड किस्म की, कि अगर कोई बड़े पैसे चाहिए तो कम बिटवीन 9 to 5 PM। यानी आप किसी के पास बैंक में 10 करोड़ पड़ा है तो वो रात को 7 बजे नहीं निकाल सकता, कोई एटीएम उसको इतना पैसा नहीं देगी। तो उसको मजबूरी है उसकी कि उसको जाना पड़ेगा, किसी ब्रांच के अंदर जाना पड़ेगा और एक खास टाइम में निकालना पड़ेगा। इसी तरह देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल्स। जो डी फाई था, यानी डी फाई का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। यानी ऐसा 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 भी हो सकता है कि एक ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म हो जहां पर फंड तो आपके पास रहे, सिर्फ आप उसके साथ उस वक्त जुड़े। यानी आपको करना क्या पड़े, मैं इसी बैंक में ही समझाना चाहता हूं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अगर मैं कामयाब रहा तो मैं खुशकिस्मत समझूंगा कि आपके पास आपके बैंक में पड़े हैं 5 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, एक बड़ी ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं। अब आपको बैंक की जरूरत नहीं है कि बैंक खुलेगा तो आप उसमें ट्रांसफर कर सकेंगे या कुछ होगा। आपके पास फॉर एग्जांपल जो है वो एक एप्लीकेशन थी, वो आपने बैंक के साथ कनेक्ट की, चाहे रात के 12 बजे या 2 बजे या डज नॉट मैटर। और वो एप्लीकेशन आपने बैंक से कनेक्ट की, ऑथराइज किया और 10 करोड़ रुपए आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ये, और फिर जैसे ही आपने ट्रांसफर कर लिया आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, ताकि आपका फाइनेंस फिर आपके कंट्रोल में रहे, बैंक उसको यूज ना कर सके, ना वो बैंक के पास रहे। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। ठीक है, जिसके अंदर आपके पैसे आपके पास ही रहते हैं और आप जो है वो यानी एक फाइनेंशियल दुनिया का जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर है। तो अभी 3-4 कॉन्सेप्ट जो हमारे पास अगर मौजूद हो, कॉन्सेप्ट की हद तक कम से कम हमें क्लियर हो, तो हमारे लिए इस काइरोस को समझना आसान हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट है कि क्रिप्टो करेंसी का सेंस हो हमें थोड़ा सा, कि व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी। अगर ये सेंस है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको पता है कि एक डिजिटल एसेट है जिसे हम जो है वो कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का। सॉरी एक कॉल आ गई तो मैं इसको म्यूट कर लेता हूँ या एरोप्लेन मोड पे डाल देते हैं। अननोन नंबर है तो मुझे नहीं पता कोई दोस्त है कि नहीं। जी। तो पहला ये कॉन्सेप्ट। दूसरा, डिसेंट्रलाइज का जो ट्रेडिशनल के मुकाबले में ऐसा फाइनेंस है जिसमें ट्रांसपेरेंट प्रोटोकॉल चलते हैं। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये है कि चीजें तयशुदा फॉर्मूले के मुताबिक खुद ब खुद होती हैं, इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इसको यानी आप समझ लें कि कोई भी ऐसा काम हो ना, मैं एक बड़ी यानी एक एग्जाम्पल है बड़ी कोई भी आप एग्जाम्पल ले लें कि जहां पर आप चीजों को शेड्यूल करते हैं। जो लोग सोशल मीडिया से, उनको पता है कि आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे,
पता नहीं टिकटॉक पे होता है कि नहीं होता, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ये अलाउ करते हैं कि आप शेड्यूलिंग कर लें। इवन जीमेल आपको अलाउ करता है, यानी जीमेल ये कहता है कि आपका दिल करता है ना कि अभी ईमेल लिख रहे हैं पर भेजनी सुबह किसी को 9:30 बजे है, तो मेल अभी लिख के जिसको भेजनी है उसका नाम लिख के शेड्यूल कर दिए, खुद जीमेल सुबह 9 बजे उस बंदे को भेज देगा। आप सोए थे, आप कहीं बिजी थे, लेकिन वो 9 बजे पूरे ईमेल पहुंच जाएगी। दिस इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। ये एक एग्जांपल समझाने के लिए, आसान लफ्जों में समझाने के लिए, इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काम करते हैं कि जिसके अंदर रूल्स डिफाइन होते हैं कि ये रूल है, अगर ये होगा तो इसके बदले में ये होगा। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि गेमिंग वर्ल्ड के अंदर वो एक तरह का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है जो मल्टीपल ऑप्शंस के साथ होता है कि अगर आप कंप्यूटर के साथ गेम खेल रहे हैं, आप स्ट्रीट फाइटर खेल रहे हैं, आप स्नो ब्रोज खेल रहे हैं, जो मेरी एज वाले हैं उनको पता है ये गेम्स उस जमाने में थी, तो जो हम इस तरह की गेम खेल रहे हैं तो हम जो एक्शन करेंगे जो सामने वाला कंप्यूटर है वो उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन देगा। तो ये एक तरह का समझने के लिए है कि ऑटोमेशन है और एक तरह का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कि इस एक्शन का ये रिएक्शन आएगा। तो दीज आर कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। और उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो आज के दिन में दुनिया की सबसे समझ लें कि बड़ी डिमांड है। लोग ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो। डिसेंट्रलाइजेशन भी डी से होता है बाय द वे। तो ये इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सिस्टम, कोई भी निजाम, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट किसी एक के इख्तियार में ना हो, बल्कि मल्टीपल लोग फैसला कर सकें। डिसेंट्रलाइजेशन में सिस्टम डिसेंट्रलाइज बनाया जाता है, फिर उसकी वर्थ ये बनती है कि जितने ज्यादा लोग हों उतनी ज्यादा वैल्यू मानी जाती है। यानी अभी एक कंपनी बनाई जा सकती है जो डिसेंट्रलाइज के नाम पर बनाई जाए, लेकिन अगर उसके अंदर सिर्फ एक आदमी के पास इख्तियार है तो वो फिर भी सेंट्रलाइज के मूड में ही रहेगी ना। आप बिटकॉइन पे चले जाएं, आप बिटकॉइन को ही ले लीजिए कि बिटकॉइन अगर एक ही माइनर होता, और आपको पता होना चाहिए जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ 2008 के अंदर 3 जून को उसकी पहली ट्रांजैक्शन हुई, तो एक ही माइनर था, यानी 2 कंप्यूटर लगे थे, दोनों पे खुद सतोशी नाकामोटो ही बैठा था। तो वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, लेकिन उस वक्त भी सेंट्रलाइज था क्योंकि वो जो चाहता कर सकता था, क्योंकि उसी का इख्तियार था। लेकिन फिर और लोग जुड़ना शुरू हुए, नए माइनर्स जब जुड़ना शुरू हुए, 2 हुए, 10 हुए, 20 हुए, 100 हुए, 1000 हुए, लाख हुए, आज मिलियंस में है। आज उतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज है। था वो तब भी डिसेंट्रलाइज जब वो एक ही बंदे के इख्तियार में था सिस्टम, तब भी वो डिसेंट्रलाइज, बोलने को, कहने को। इसलिए मैं भाई, बहुत सारे मेरे भाई जब पूछते हैं ना कि क्या ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है या वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, तो मैं उनको कभी कभी मूड ना हो समझाने का तो मैं सिंपली कह देता हूं कि भाई डिसेंट्रलाइज कुछ नहीं है। आज बीटीसी की एग्जांपल है, वही डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन की स्ट्रेंथ होती है कि स्ट्रेंथ कितनी है। आज फॉर एग्जांपल कायरोस है, अगर 100 बंदों के पास इख्तियार है फॉर एग्जांपल, तो ये उस लेवल का डिसेंट्रलाइज है। कल जब यहां 10,000 लोगों के पास इख्तियार होगा तो ये उस लेवल का डिसेंट्रलाइज होगा। डिसेंट्रलाइज पहले दिन भी था, लॉन्चिंग वाले दिन भी कायरोस डिसेंट्रलाइज ही था। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की असल स्ट्रेंथ है कि वो कितने ज्यादा लोगों के हाथों में है। 10 लोगों के हाथों में कोई चीज हो तो तब भी वो डिसेंट्रलाइज है। मैंने कहा एक के हाथ में भी हो तो आप कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज है, लेकिन आपको बैकएंड पे पता है कि एक ही तो है, तो डिसेंट्रलाइज कहां से है? फैसला तो इसी ने कर देना है। ठीक है, तो अगर ज्यादा लोग हैं, अगर 10,000 लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, उतनी ज्यादा डिसेंट्रलाइज है। जैसे कि गवर्नमेंट्स जब बनती हैं, जहां पर डेमोक्रेसी है जिन कंट्रीज के अंदर, वहां पर गवर्नमेंट्स डिसेंट्रलाइज तरीके से ही बनती हैं कि आपके पास लाखों करोड़ों लोग वोट करते हैं, तो जाकर के आप चूज करते हैं कुछ लोगों को और फिर वो लोग गवर्नमेंट को चलाते हैं। खैर, ये 4 कॉन्सेप्ट्स अगर आपके पास हैं तो हम मूव ऑन करते हैं, अगली जगह पर जाते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के साथ ये बिजनेस किस तरह से जुड़ा हुआ है, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ या क्रिप्टो के साथ इसका क्या ताल्लुक है। नॉर्मली जब भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर या दुनिया में कहीं पर भी कोई कंपनीज बनती हैं तो नॉर्मली वो सेंट्रलाइज्ड कंपनीज होती हैं, या आप उन्हें कह लें ट्रेडिशनल कंपनीज होती हैं। एक कंपनी है जो अपनी रेगुलेशन करती है, रजिस्ट्रेशन करती है, सारी चीजें करती है, और वहां पर एक अदद सीईओ फाउंडर होता है जो कि उस कंपनी को ऑपरेट करता है, उसने डेवलपर्स रखे होते हैं, उसने सारा सिस्टम किया होता है। इस तरह से वो कंपनी चल रही होती है और उस फर्द वाहिद का इख्तियार चल रहा होता है। और उसमें जो है वो समझ लें ट्रेडिशनल कंपनी जिस तरह भी चलती है, आप सबके पास आपको पता है, इंफॉर्मेशन है। एक कॉन्सेप्ट आया डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस का।
यानी ऐसी कंपनीज जिनके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन भी हो, जिनके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो और जो खुद ब खुद चलें। ये थोड़ा सा बरीक कॉन्सेप्ट है, मैं आज इसको यानी गुजार दूंगा। हम अपने मेंबर सेशन में इस पे डिटेल से बात करते रहते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके गुजार दूंगा कि जब हम डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको बार बार डेवलपर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपने जेहन में रखना है कि अच्छा हमने ये फैसला कर लिया, अब डेवलपर्स को कहते हैं ये चेंज कर दो। दैट इज नॉट ऑल्सो अ डिसेंट्रलाइज वे और अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वे। आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर सारी पॉसिबिलिटीज मौजूद होती हैं, आपने सिर्फ उनको एक्टिवेट करना होता है। आप हर किस्म के फैसले कर जो जितना मैक्सिमम होता है ना, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को उतना बड़ा लिखते हैं, उतना डिटेल में लिखते हैं, उतना ज्यादा आप उसमें ऑप्शंस डालते हैं कि कल को ये ऑप्शन भी एक्टिवेट की जा सकती है, कल को ये ऑप्शन भी एक्टिवेट की जा सकती है, कल को कोई ऑप्शन डीएक्टिवेट भी की जा सकती है। तो उस तरीके से एक डाउ कंपनी को डिजाइन किया जाता है या बनाया जाता है। और जो डाउ कंपनी होती है, जब उसमें एक सीईओ फैसला नहीं करता तो कौन फैसला करता है? एक डाउ कंपनी के अंदर कम्युनिटी डिसाइड कर रही होती है। कम्युनिटी कैसे डिसाइड करती है? कम्युनिटी के पास तो नंबर ही नहीं सीईओ का, तो कम्युनिटी कैसे डिसाइड करेगी? सीईओ तो उनको जानता ही नहीं, या सीईओ को तो उनकी काबिलियत का ही नहीं पता, तो कैसे वो उनके मशवरे को लेगा? तो डाउ कंपनी के अंदर जो डाउ कंपनी का नेटिव टोकन होता है, जो क्रिप्टो करेंसी का टोकन, एक्चुअली क्रिप्टो टोकन होता है ब्लॉकचेन बेस्ड, वो ना सिर्फ के टोकन का काम करता है, एक यानी इकोसिस्टम के अंदर टोकन के तौर पे या एसेट के तौर पे या पैसों के तौर पे काम करता है, बल्कि वो जो टोकन है वो आपके लिए गवर्नेंस या आपके वोट का राइट भी होता है। तो जितने ज्यादा किसी के पास वो टोकन्स होते हैं, उतनी ज्यादा उसकी वॉइस स्ट्रांग होती है, उतना ज्यादा उसका सिस्टम में फैसले की ताकत उतनी ज्यादा होती है। यानी किसी के पास एक टोकन होता है और किसी के पास 1 लाख टोकन होते हैं। तो जिसके पास 1 लाख टोकन होते हैं, जब कोई भी प्रपोजल आता है, सिस्टम में चेंजेस कैसे होते हैं? जब कोई प्रपोजल आता है तो उस प्रपोजल के ऊपर वोट किया जाता है, तो जो टोकन होल्डर्स हैं वो वोट करते हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन नहीं गिने जाते, नंबर ऑफ टोकन किसकी फेवर में ज्यादा आए हैं। यानी एक प्रपोजल आया कि मिसाल दे रहा हूं कि जी इस चीज को ऐसे चेंज कर दिया जाए, तो उस पे जिसने 1 लाख टोकन वाले ने वोट किया है ना, वो 1 लाख वोट है, और जिस 500 टोकन वाले ने वोट किया है वो 500 वोट है। ये भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं। बाज लोगों को लगता है कि बस एक टोकन होगा तो काफी है, तो उतनी ज्यादा अथॉरिटी होती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपको समझने में इससे आसानी होगी। अच्छा, जब डाउ कंपनीज का कॉन्सेप्ट था, तो ये कॉन्सेप्ट यानी अगर बिल्कुल ब्रांड न्यू हो तो लोगों को शायद समझने में, कबूल करने में मुश्किल आ जाए कि यार ये डाउ कंपनीज है, पता नहीं चलती हैं कि नहीं चलती, कैसे चलती हैं। लेकिन मैंने 3 4 5 एग्जांपल्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की वो कंपनीज हैं जो डाउ कंपनीज हैं, जिनके अंदर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता, पब्लिक कंट्रोल कर रही होती है, और ये सक्सेसफुल कंपनीज हैं, और ये मल्टी बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने एक छोटा प्रोजेक्ट लिखा ही नहीं यहाँ पे, मैंने आवे का जिक्र किया है। आवे एक डिसेंट्रलाइज लेंडिंग एंड बोरोइंग का प्रोटोकॉल है। मैंने आपको बताया 6 साल में $3.5 ट्रिलियन से ज्यादा के डिपॉजिट्स रहे हैं। $1 ट्रिलियन का लोगों ने यहां से लोन लिया है और वापस किया है। इसका एक प्रोडक्ट फ्लैश लोन भी था, आपने अगर कभी सुना हो तो ये और आज के दिन में भी इसके पास $38 बिलियन यानी इस प्रोटोकॉल के पास मौजूद है लैंडिंग के लिए। इसका मतलब यह है कि एक कंपनी बगैर किसी सीईओ के, बगैर जनरल मैनेजर, बगैर एडमिन, बगैर फला, बगैर एचआर के चल रही है, कम्युनिटी की पावर से, और सिस्टम डिजाइंड है। तो ये एक एग्जांपल है। मैकरडाउ $5.5 6 बिलियन का स्टेबल कॉइन है। आप जानते हैं तीसरे चौथे नंबर का बड़ा स्टेबल कॉइन है डाई के नाम से। ये कंपनी पूरी तरह डाउ कंपनी है, यहां कोई किसी का इख्तियार नहीं है। आप जैसा मेरे जैसा बैठ के एज इन्फ्लुएंसर कहीं बात कर रहा हो तो कर रहा हो, लेकिन कोई ऐसा बंधन जो कि जी मैं इसका मालिक हूं, जी कॉल मी द ऑनर ऑफ द मेकर डाउ, डाई का मालिक मैं हूं। आप डाई के मालिक नहीं है, आप कुछ नहीं है। यूनिस्वैप जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में 2 बड़ी एक्सचेंजेस हैं, एक बाइनेंस है नंबर ऑफ यूजर्स के एतबार से, और एक जो है वो क्वाइन बेस है जो रेगुलेशंस के एतबार से या ऑथेंटिसिटी के एतबार से। तो वो 2 बड़ी एक्सचेंजेस हैं, या फाइनेंस के एतबार से जितना ज्यादा पैसा उनके पास है, तो ये 2 बड़ी एक्सचेंजेस हैं। इसी तरह डिसेंट्रलाइज के अंदर यूनिस्वैप जो है इथेरियम की चेन पे सबसे बड़ी एक्सचेंज है, और ये भी बिलियंस डॉलर का प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज है, लोग वोटिंग करते हैं और फैसले होते हैं। और फिर कंपाउंड है, कंपाउंड डिसेंट्रलाइज मनी मार्केट है, मनी मार्केट, और ये पूरा प्रोटोकॉल है, और ये भी $5 6 7 बिलियन का प्रोजेक्ट है। तो ये कंपनीज डाउ मॉडल पे ऑलरेडी चल रही हैं। मैंने एक मीटिंग में जिक्र किया था कि मैंने जो है वो ड्रोव को देखा, जो टेलीग्राम का सीईओ है। ही सेड के हम आने वाले वक्त में इन टेक्नोलॉजीज की वजह से जो एआई है और जो डिसेंट्रलाइजेशन है और जो डाउ कंपनीज हैं, इस तरह की
प्रोडक्ट की वजह से ऐसी कंपनीज देखेंगे जो कंपनीज तो 500-500 अरब डॉलर की होंगी, $500 बिलियन की कंपनी होगी, लेकिन कोई इंप्लॉय नहीं होगा। ठीक है, कोई भी बंदा नहीं होगा, अच्छा जी एम्प्लॉय है जी इस कंपनी के, जैसे अभी फेसबुक, टिकटॉक, जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके मुलाजिम 50-50 हजार, 1-1 लाख एम्प्लॉयज हैं। तो ऐसी कंपनीज बनने वाली हैं, बन रही हैं। और आपके सामने अभी उसने तो ट्रेडिशनल वर्ल्ड में कहा है, क्रिप्टो में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि 50-50 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट जो हैं वो बगैर किसी ऑनर के चल रहे हैं, बगैर किसी मालिक के चल रहे हैं। अब हम आते हैं काइरोस की तरफ। तो काइरोस एक डाओ प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन डाओ का मतलब ये नहीं कि खुद ब खुद बन गया है, इसको क्रिएट किया गया है, इसको बनाया गया है। इसको बनाने वाली जो टीम है वो है काइस लैब्स की टीम, जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल डेवलपर्स शामिल हैं। जो कि खूबसूरत बात यह है, यानी जिस वजह से मैं इस प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट कर पाया हूं, उसकी वजह यह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आवे डेवलप किया है, यानी जिन्होंने आवे लैब में काम किया। और आवे का जो बिल्कुल बेसिक वर्जन था जब आवे स्टार्ट हुआ, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे प्रोजेक्ट की, वो इथलैंड के नाम से स्टार्ट हुआ, ETHLAND। तो ईथलैंड के नाम से स्टार्ट हुआ, वो कोर टीम थी उनकी। और उस कोर टीम में काम करने वाले जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने काइस लैब्स क्रिएट की हैं और वहां से बैठ करके ये प्रोजेक्ट बनाया। यही वजह है, मैं देखता हूं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने देखे जो आते हैं और जिनके अंदर चैलेंजेस ही खत्म नहीं होते, इवन के बिल्कुल इनिशियल फेज छोड़ के वो आखिरी दम तक, जिस दिन उनके बंद होने का आखिरी दिन होता है, तब तक भी वो टेक्निकल चैलेंजेस से ही गुजर रहे होते हैं। लेकिन यहां पर भी जो है वो अब हालांकि फेज है, डेवलपमेंट का फेज है, लेकिन आज के दिन तक जब से मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूं, मैंने कोई ऐसा टेक्निकल ग्लिच, कोई ऐसा एरर, कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो इसके अंदर मौजूद हो। इसके लैंडिंग बोरिंग प्रोटोकॉल, इसके टोकन के वाले से, इसकी जो है वो स्टेकिंग के वाले से, और जितने भी इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे स्मूथ चल रहे हैं। और उनमें ग्रेजुअली जो है वो आप इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, बेहतरी देख रहे हैं, बगैर किसी इशू के। और दूसरा, इसी टीम के साथ इस टीम ने लैंडिंग बॉर्विंग का प्रोटोकॉल डेवलप किया। और उसके बाद चूंकि यहां पर एक टोकन भी मौजूद है जो कि गवर्नेंस टोकन के तौर पे काम करेगा, प्लस वो मार्केट में ट्रेड भी होगा। तो दूसरा एक ग्रुप जो इनके साथ ज्वाइन किया वो है लेजेंडरी डीजेंस का ग्रुप। डीजेंस का लफज है, आप गूगल शूगल करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। क्रिप्टो करेंसी के अंदर नॉर्मली जो होता है वो लोग एज ए ट्रेडर आते हैं कि मैं ट्रेडिंग करने के लिए आया हूं। ट्रेडर्स की कैटेगरीज होती हैं, कोई डे ट्रेडर होता है कि रोज ट्रेडिंग करके कुछ ना कुछ पैसे लेके जाने हैं। उसमें और सब कैटेगरीज होती हैं, कोई क्रूजर्स होते हैं, कोई स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं जो सेकंडों के हिसाब से करते हैं, कुछ बोर्ड्स कर रहे होते हैं, कभी इंसान कर रहे होते हैं। और ट्रेडर्स से बाहर निकले तो फिर इन्वेस्टर्स होते हैं जो थोड़ा सा चीज खरीदते हैं और फिर सोचते हैं कि थोड़ा सा महंगा होगा तो बेचेंगे। इन्वेस्टर्स में दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले और शॉर्ट टर्म वाले। लॉन्ग टर्म वाला आज कोई चीज खरीदता है तो 3-4 साल का जहन में रख के सोचता है। शॉर्ट टर्म वाला सोचता है आज खरीदी है 1-2 महीने में कहीं ना कहीं मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स होते हैं। फिर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जब टोकन आते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ा आदमी है जो अभी आपके अगर इलम में हो, मुझे याद है शायद 5 करोड़ पे लिए विराट कोहली ने, आज से 5-7 साल पहले की बात है, ही वॉज द कैप्टन दैट टाइम। उन्होंने एक रेस्टोरेंट के बारे में ट्वीट करने के लिए 5 करोड़ इंडियन रुपीज लिए। तो इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है कि अगर आपकी आवाज कहीं सुनी जाती है, कोई आपके बारे में आपको पढ़ता है, कोई आपका फैन है, तो इसका मतलब है उस चीज के आपको पैसे मिलेंगे। तो यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, टेलीग्राम पे जो बड़े अकाउंट्स होते हैं क्रिप्टो करेंसी के, वो इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं। यानी उनकी वो एक ट्वीट करते हैं या वो एक मैसेज करते हैं टेलीग्राम के अंदर, या वो कहीं पे अपना यूट्यूब पे एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। और फिर इनके बाद होते हैं डीजेंस। डीजेंस वो होते हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं। वो टोकन्स को चूज करते हैं और टोकन्स को चूज करने के बाद एनालाइज करते हैं कि इस टोकन के साथ कितने लोग हैं, इसमें इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनाया जाए और किस तरह इसको पॉपुलर किया जाए। उसकी बड़ी एग्जांपल आपके सामने है, मीम टोकन था, पेपे भी, और मीम टोकन था, ट्रम्प टोकन भी। कुछ नहीं था ट्रम्प टोकन के पास, और कुछ है भी नहीं और कुछ होना भी नहीं है। मजे की बात यह है, सिर्फ उसका नाम ट्रम्प टोकन है इसलिए वो याद रखा जाएगा, लेकिन वो एक आम मीम टोकन की तरह का मीम टोकन है। कोई उसके लिए कोई ट्रम्प की कोई जिम्मेदारी नहीं पड़ेगी उसके ऊपर कि ट्रम्प ने अब मरते दम तक ट्रम्प टोकन का कुछ करना है, क्योंकि मीम टोकन था। तो वो बेस कर रहे होते हैं हाइप के ऊपर कि आप हाइप कितना अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, कितना बड़ा नाम है आपके पास उसको सेल करने के लिए, और कितना बड़ा नेटवर्क है, कितने ज्यादा आप, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, मार्केट का एक ट्रेंड है ये, और ये अनफॉर्चुनेट है। ये ट्रेंड पता क्या है, लोग हमेशा किसी चलते प्रोडक्ट में एंटर होना चाहते हैं, किसी बड़े क्वाइन में एंटर होना चाहते हैं। लोग प्रेफर करते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जिसने ग्रो करना है, पर वो घबरा रहे होते हैं, नहीं पता नहीं ग्रोथ होती है कि नहीं होती। हालांकि वो रिस्क का टाइम होता है, इसमें कोई शक नहीं, पर वहीं से तो पैसा बनेगा।
क्या ख्याल है? यानी जिसने $70 का ट्रंप खरीदा है कि सारी दुनिया खरीद रही है, तो भाई तूने खरीदा है तो अब तू चिल कर सारी जिंदगी के लिए, क्योंकि अब वो 70 पैसे का शायद। ठीक है, लेकिन जिसने उसको कोई $2 पे $4 पे पकड़ लिया था, वो 50-60 पे बेच के उसने अपने लिए एक फॉर्चून क्रिएट कर ली या अपने लिए अच्छे खासे पैसे कमा लिए। तो लोग क्या करते हैं कि जब वो बेस प्राइस मिल रही होती है, उस बेस प्राइस पे उसको मुंह ही नहीं लगाते, ओ ये मजेदार चीज नहीं है। मैंने आपको कई दफा एक टोकन का एग्जांपल दिया, मैं उसका नाम बोलता हूँ शिबा इनू। शिबा इनू का नाम मैं इसलिए पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ, शिबा इनू की एग्जांपल भी मैं अक्सर मुझे देनी पड़ती है, क्योंकि शिबा इनू का जो ऑनर है, ही ऑलवेज पुट अ मास्क, वो गोल्डन कलर का मास्क लेके दुनिया में किसी ने, मतलब उसके जानने वाले तो उसको जानते ही होंगे, बट पब्लिकली नो वन नोज कि ये कौन है शख्सियत, इसका असल नाम क्या है। वो शिबा इनू का जो ऑनर है वो अपने आप को सतोशी कहलाता है, और उसने गोल्डन कलर का मास्क पहन के एक्सपोज एक्सपोज हमें मिला भी है, हैंडशेक भी हुआ है, बट वी डोंट नो हु ही इज एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरह यानी ये और वो भी किसी जमाने में डीजन ही रहा, डीजन का पार्ट ही रहा है। तो डीजन जो है वो बेसिकली अपने अपने पैसों को, अपनी हाइप को यूटिलाइज करते हुए जो है वो करते हैं। तो मैं शिबा इनू की एग्जांपल इसलिए दे रहा था, क्रिप्टो की बात चल रही है तो, क्योंकि मैंने इसका शिबा इनू का, आप भी चले जाइए कॉइन मार्केट कैप पे खोल के ना, उसका आज से को 5-6 साल पहला फेज देखिए, पूरा पूरा दिन गुजर जाता था और $10 की ट्रेड नहीं होती थी, पूरा पूरा दिन गुजर गया। और फिर जब उसका हाइप बना, शिबा इनू की कम्युनिटी बनी शिबा इनू आर्मी के नाम से, और उन्होंने काम अपनी पोस्टें शुरू की, वायरल किया अपने मीम टोकन को, और जब वो वायरल हुआ तो एक एक दिन में 50-50 हजार डॉलर का लोग खरीद रहे हैं। और भाई $50 का आप जो खरीद रहे हैं, तो जब वो 10 रुपए में इतने मिलते थे तब लेते नहीं। समझ रहे हैं? तो ये एक कॉमन साइकी है और ये अनफॉर्चुनेट सी बात है। लेकिन एनीवेज हम वापस टॉपिक पे आते हैं। तो डीजेंस का ग्रुप है जो इन स्ट्रेटेजीज को जेन में रखते हुए कि हाइप कैसे क्रिएट करना है, हाइप मनी से क्रिएट होता है, बाइंग से क्रिएट होता है। जब आप लोग देख रहे होते हैं ना कि चीज हाथ से निकल गई, इसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। तो लोग फोमो के अंदर चीजें बाय करनी शुरू कर देते हैं कि यार अब हाथ से निकल गई, अब ये पकड़नी बड़ी जरूरी है। ठीक है, तो ये जो डीजन्स का ग्रुप है, ये काइरोस को ये ताकत भी देता है कि काइरोस का जो टोकन है वो सिर्फ गवर्नेंस के टोकन के तौर पे ना रह जाएगा, वो बल्कि एक बड़े टोकन के तौर पे, एक बड़े एसेट के तौर पे वर्ल्ड वाइड हम उसकी एक प्रोग्रेस भी देखेंगे, उसका एक सक्सेस भी देखेंगे जब टोकन का टाइम आएगा। अभी तो जाहिर है प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, लोग आ रहे हैं, और ग्रेजुअली जो है वो सक्सेस हो रही है। लेकिन जब आप टोकन के फेज तक पहुंचेंगे, वो भी हम सेशन में डिस्कस करेंगे कि टोकन का फेज कहां पर जाकर के टोकन का फेज आता है, और कहां पर जाकर टोकन एक सक्सेस निकाल के देगा उन यूजर्स को जो आज सिर्फ इसलिए साइन अप कर रहे हैं कि स्टेकिंग का रिवॉर्ड चाहिए। आज का यूजर इसलिए ज्वाइन कर रहा है कि हाउ टू मेक मनी। ठीक है, और वो एक डीफाई से मनी बनाना चाह रहा है, आज वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल से, एक डाउ कंपनी से, उसके स्टेकिंग रिवॉर्ड से पैसा कमाना चाह रहा है, या लैंडिंग करके पैसा कमाना चाह रहा है। लेकिन कल वो उसी गवर्नेंस टोकन से जो आज उसको मिल रहा है, या आज वो खरीद लेगा, या आज उसके पास है, या वो होल्ड कर लेगा, उससे भी एक बड़ी सक्सेस जो है वो उसके हिस्से में आएगी। तो ये फाउंडेड बाय कहां से है, अक्सर ये सवाल जेन में आता है कि हु क्रिएटेड दैट। तो मैं आपको बता दिया कि दो टीम्स ने मिलकर क्रिएट किया है, और फिर ये मेरे तक पहुंचा, आप तक पहुंचा, लोगों तक पहुंचा, मल्टीपल लोग जहां जहां तक पहुंचा है वो उसको, उससे फायदा उठाने के लिए, अपनी अपनी टीम डेवलप करने के लिए, अपनी अपनी कम्युनिटी डेवलप करने के लिए, अपने लिए इंसेंटिव क्रिएट करने के लिए उसको प्रमोट कर रहे हैं। काइरोस के अंदर 3 मेजर प्रोडक्ट्स हैं। एक है जो लैंडिंग एंड बोरोइंग का प्रोटोकॉल। यानी लैंडिंग का मतलब होता है कि आपने किसी को कर्ज दिया था, और बोरोइंग का मतलब था आपने किसी से कर्ज लिया था। तो ये एक प्रोटोकॉल है पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, इंडिपेंडेंट, डाउ गवर्नेंस वाला। इसके अंदर आप लोन ले भी सकते हैं और आप अपना पैसा लेंड भी कर सकते हैं, एज ए लिक्विडिटी आप प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको कुछ फायदा मिले। ये एक प्रोडक्ट है, डिटेल अगली स्लाइड पे बताऊंगा। दूसरा प्रोडक्ट है यूएसडीटी स्टेकिंग की ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने यूएसडीटी स्टेक कर सकते हैं, और स्टेकिंग के साथ स्टेकिंग के रेफरल रिवॉर्ड्स हैं। ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट है जिसका लैंडिंग बोरोइंग के साथ कोई मिक्सर नहीं होता, होती एक ही प्रोजेक्ट में है और एक ही पेज के ऊपर है, लेकिन आप एक वक्त में एक प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं, उसका दूसरे से ताल्लुक नहीं। हर दोनों प्रोडक्ट्स के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अलग हैं, दोनों प्रोडक्ट्स के जो है वो ट्रेजरीज अलग हैं, दोनों प्रोडक्ट्स के अपने अपने रूल्स हैं, अपने अपने रेगुलेशंस हैं। ठीक है, और तीसरा है काइस टोकन, जो गवर्नेंस का काम करता है, जो आपके प्रोटोकॉल की गवर्नेंस है, जो मैंने अभी बताया कि टोकन के होल्डर्स जो है वो इख्तियार ले लेते हैं कि हम गवर्न करेंगे, इसलिए इन्हें गवर्नेंस टोकन्स भी कहते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा सा लैंडिंग बोरोइंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि लैंडिंग बोरोइंग का प्रोटोकॉल काइरोस में किस तरह काम करता है। नॉर्मली ये होता है कि जब भी यानी हमें कोई कहीं से बोरो करना है, ट्रेडिशनल वर्ल्ड का भी ये असूल है कि अगर कुछ बाय करना है तो बाय करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ एज ए गारंटी देने के लिए होना चाहिए। तो जब हम
काइरोस से कुछ बोरो करना चाहते हैं तो हमारे पास कोलेट्रल के लिए या गारंटी के तौर पे क्या दिया जा सकता है, तो कोलेट्रल के तौर पे यहां पर फिलहाल बीएनबी एक्सेप्ट हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार हमें अगर लोन चाहिए ही तो, अगर लोन चाहिए तो हम डायरेक्टली लोन ले सकते हैं, हम यानी हमें लोन क्यों लेना है, बल्कि हम तो अपना एसेट बेच दें। भाई अगर मेरे पास बीएनबी है, मेरे पास 10 बीएनबी हैं और मुझे $5,000 चाहिए तो मैं बेच के ले लूंगा, वो 5600 के बिक जाएंगे आज शायद। लेकिन मैं लोन क्यों लेना चाहता हूं, लोन इसलिए लेना चाहते हैं हम क्योंकि अभी हम अपना एसेट बेचना नहीं चाहते। इसको अगर रियल वर्ल्ड में आप देखें तो आपको पता है आपके पास एक प्लॉट है या घर है, आपको पैसों की जरूरत है, घर 1 करोड़ रुपए का, पैसा 20 लाख रुपए चाहिए, आप बेच देंगे? नहीं बेचेंगे। आप कहेंगे यार करोड़ रुपए का घर है, जरूरत सिर्फ 20 लाख की है, तो चलो 20 लाख में इसको मैं बोरो करता हूं किसी को और एज ए कोलेटरल दे देता हूं कि भाई बैंक को कहा अगर मैं आपके पैसे ना दे सका तो आप मेरा जो है वो घर ले लीजिएगा। ये लैंडिंग बोरोइंग के सिस्टम में ट्रेडिशनल में भी ऐसा ही होता है, आप बेचते नहीं। और क्रिप्टो में खास तौर पे जब हमें पता है कि प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, वही बीएनबी जो आज 500-700 का हो सकता है कल को 6 महीने में, साल में, 2 साल में 2000-4000 डॉलर का हो, तो लोग बेचने की बजाय क्रिप्टो को जो है वो एज ए कोलेटरल रखवा देते हैं। और जब वो यूएसडीटीज ले लेते हैं अपना एसेट दे करके, तो उनको 70% तक का लोन मिल जाता है। अगर आपके पास एक बीएनबी था और वो $500 का है तो आपको $350 का लोन मिल जाएगा 70% का। अब आपने लोन ले लिया, आप उस लोन को यूटिलाइज कर रहे हैं जहां पे आपको जरूरत थी, उस लोन के ऊपर आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा, आपको फी पे करना पड़ेगी, जो आपने लोन लिया हुआ है वो फीस पे करते रहे टाइमली। और जब कभी आप इस काबिल हो जाएं कि पैसे वापस कर सकें तो आप प्रोटोकॉल को पैसे, बंदे किसी को नहीं वापस करते ना, बंदे से लिए थे, प्रोटोकॉल्स के और पूल से पैसे लिए थे, तो आप अपना जो है वो यूएसडीटी वापस करते हैं। यहां आपने यूएसडीटी वापस किया और यहां आपका बीएनबी वापस आ गया, सिंपल, बगैर किसी की इजाजत के, परमिशन के, जैसे आपने दिया था वैसे ही आपने ले लिया। ये बोरोइंग प्रोटोकॉल इस तरह से काम करता है। और इसी तरह लैंडिंग प्रोटोकॉल है तो इसका मतलब होता है कि आप जो है अगर चाहते हैं कि आपके पैसे पूल में पड़े रहें और आपके लिए कुछ इनकम जनरेट करते रहें तो आप लेंड भी कर सकते हैं। लेंडिंग के परसेंटेजेस और बोरोइंग के परसेंटेजेस डिफरेंट होते हैं, डिपेंड कर रहा होता है किस पूल में है। तो यहां पर यह भी बता दूं कि अभी बीएनबी एज ए कोलेटरल एक्सेप्ट होता है, इसके बाद इथेरियम एज ए कोलेटरल एक्सेप्ट होगा और उसके बाद काइस टोकन एज ए कोलेटरल एक्सेप्ट होगा। और ये काइस टोकन की अगर बात करें तो उसकी बहुत बड़ी यूज केस और बहुत बड़ी यूजेबिलिटी है कि लैंडिंग बोरोइंग के प्रोटोकॉल के अंदर काइस एज ए कोलेटरल एक्सेप्ट हो रहा हो। तो जिनके पास काइस टोकन हो वो काइस टोकन को यानी एज ए कोलेटरल में देकर के उस पर 70% तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन लिक्विडिटी मार्केट है, इसके रूल्स आपको पता होने चाहिए। जब आप करने के लिए जाएंगे तो आपको लिक्विडेशन का भी पता होना चाहिए, कहां पर जाकर के आती है, कोलेटरल का भी पता होना चाहिए, इन सब चीजों की सीख होनी चाहिए। नॉर्मली जिसके पास 100, 200, 400, 500, $1000 होते हैं वो इस लैंडिंग बोरोइंग के प्रोटोकॉल को इतना यूज नहीं करते। इसको नॉर्मली कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं जिनके पास 1000 बीएनबी पड़ा है, 10,000 बीएनबी पड़े हैं, 200 इथेरियम पड़ा है, 5,000 इथेरियम पड़ा है, वो यूज करते हैं क्योंकि उनको अपना मनी मैनेजमेंट करना होता है कि हम यहां से लोन लें, एसेट भी हमारा सेफ रहेगा, हम लोन भी लें, और तो वो अपनी पूरी स्ट्रेटेजीज करते हैं, लिक्विडेशन कैसे बचानी है, अगर प्राइस गिर रही हो तो उस वक्त में लोन थोड़ा सा वापस करना है ताकि आपका लिक्विडेशन और प्राइस नीचे चला जाए। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो ये लिक्विडिटी मार्केट है जो पहला प्रोडक्ट है, और ये ग्रेजुअली लोगों के ट्रस्ट के साथ ये बिल्ड हो रहा है। जो जो लोग इस प्रोटोकॉल पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा इसका वॉल्यूम। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है स्टेकिंग। काइरोस के अंदर स्टेकिंग, स्टेकिंग बड़ा शानदार एक जो है वो प्रोडक्ट के तौर पे यहां मौजूद है और बड़े एक अनबिलीवेबल शक्ल के अंदर मौजूद है। लेकिन उसके पीछे यही है कि जब आपको कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुल करना होता है तो आपको उसके ऊपर पैसा भी लगाना पड़ता है, आपको उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है और आपको उसको चार्मिंग भी बनाना पड़ता है ताकि आपका प्रोटोकॉल सक्सेसफुल हो। तो जो काइरोस है उसने ये डिजाइन किया है स्टेकिंग का प्रोटोकॉल ताकि लोग मैक्सिमम उस प्रोटोकॉल के साथ जुड़ सकें। यहां पर 3 स्लैब्स हैं, 3 डिफरेंट स्लैब्स हैं जिनके अंदर आप अपने यूएसडीटी स्टेक कर सकते हैं। यानी पैकेज नहीं है, आप इसको ये नहीं कहेंगे इतने डॉलर का पैकेज है, पैकेज नहीं है, स्लैब्स हैं। $10 से लेके $500 के दरमियान अगर आप स्टेक करते हैं तो आप स्लैब 1 में, जहां एवरी मंथ आपको 12% जो है वो यूएसडीटी की शक्ल में रिसीव हो रहा होता है, जो कि डेली का बनता है 0.4%। और जो रिवॉर्ड है ये एवरी सेकंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है। दूसरा स्लैब है $510 से लेके $2500 तक, यहां आपको 0.5% डेली मिलता है, 15% पर मंथ बनता है जो कि, और ये भी आपके लिए एवरी सेकंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। और तीसरा जो स्लैब है वो $2510 से लेके अबव जितना मर्जी चले जाएं, मुझे मैक्सिमम लिमिट नहीं पता, लेकिन
जितना भी चले जाएं आप, 50,000 पे चले जाएं, लाख पे चले जाएं, मेरा ख्याल है आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो रिवॉर्ड है वो 0.6% डेली है और 18% पर मंथ है। एंड पे हमने आखिरी स्लाइड में ये भी समझना है कि रिवॉर्ड जनरेट कैसे होते हैं। तो ये आपका पैकेज स्लैब्स के साथ आपका परसेंटेज है। जो आपका मैक्सिमम रिटर्न है वो 2 टाइम्स है, यानी अगर आपने जितना भी अमाउंट यूएसडीटी का स्टेक किया है, आपको 12% पर मंथ आता है, 18 आता है या 15 आता है। आपका जैसे ही 2x रिसीव हो जाएगा, आपका स्टेकिंग कंप्लीट हो जाएगा, आपको नए पैसे आने बंद हो जाएंगे। आपने $5,000 स्टेक किया था, जब आप $10,000 कमा लेते हैं तो आपका स्टेकिंग कंप्लीट हो गया। अब आप दोबारा से स्टेक करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये आपका जो है वो स्टेकिंग का रिवॉर्ड है। और आप मल्टीपल पैकेजेस भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने पहले एक $100 का साइन अप किया, $100 का स्टेक किया, वो आपका पहली स्लैब में लग गया। अब आपने 510 का किया तो वो दूसरी स्लैब में अलग से लग जाएगा, उसकी परसेंटेज अलग आएगी, पहले वाले की अलग आएगी। इस तरह आप चाहें तो मल्टीपल जितने मर्जी पैकेजेस में लगा सकते हैं। उसके बाद जो खूबसूरत बात है, जो मैं जिसको अप्रिशिएट कर रहा हूं, जिस वजह से मैंने इतना खुल के इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसको एंडोर्स किया है, यानी मैंने इसको सिर्फ शेयर नहीं किया अच्छा यार ठीक है, मैं एंडोर्समेंट अपनी इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि जितने मेरे भाई इस वक्त भी मुझे सुन रहे हैं, जो अभी तक मेरे साथ आ चुके हैं, जो आगे चल के मेरे साथ आएंगे, वो सब इस हवाले से सिक्योर हैं कि जितने की आप स्टेकिंग कर रहे हैं, उतनी ही वैल्यू का काइस टोकन आपको मिल रहा है। यानी आपने $10 का स्टेक किया था तो $10 के काइस टोकन आपको मिल जाते हैं। आपने $20,000 का स्टेक किया था तो $20,000 के काइस टोकन आपको मिल जाएंगे, यानी आप जीरो रिस्क पे चल रहे हैं। आपने पहले दिन ही एक प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, जिस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हुए आपने उस प्रोजेक्ट में अपने यूएसडीटी स्टेक पे लगा दिए, वो आपके लिए पर सेकंड रिवॉर्ड जनरेट कर रहे हैं। वो आज आपको रिवॉर्ड देके जाएंगे रोजाना की बुनियाद पे, दिन में 10 दफा आप रिवॉर्ड लें अगर आपका बन रहा है उतना, तो आप रिवॉर्ड ले रहे हैं, प्लस आपका जो कैपिटल था उस कैपिटल की अमाउंट के बराबर आपको काइस टोकन मिल गया है। अच्छा, आपको जो काइस टोकन मिला है वो एक्चुअली तो दिया गया है गवर्नेंस पर्पस के लिए, कि जो लोग शुरू के 2 महीने में प्रोजेक्ट में आएंगे 60 डेज के अंदर, उनको गवर्नेंस के राइट्स फ्री में दे दिए जाएं। तो ये टोकन जो है वो आपको फ्री में मिल रहा है, एज ए गिफ्ट में मिल रहा है, लेकिन आपके पास तो आ गया और आपको रिसीव हो गया आपके पर्सनल वॉलेट में, कहीं वेबसाइट पे नहीं दिख रहा, कहीं एस्क्रो में नहीं दिख रहा, कहीं लॉट नहीं पड़ा हुआ। फ्री इंडिपेंडेंट काइस टोकन जो आपने स्टेकिंग लगाई, 1 मिनट बाद आपने वो टोकन आपके आपके पास वॉलेट में आ गया, बल्कि मिनट भी कम, अगर आप जल्दी कर सके तो आपने क्लेम का बटन दबाना है और 5 सेकंड में आपके पास आ जाना है। और उसको आप चाहे पूरी दुनिया के वॉलेटों में घुमाते रहें, जहां मर्जी जिसके मर्जी वॉलेट में भेजें, ट्रस्ट में भेजें, मेटामास्क में भेजें, सेफ कॉल में भेजें, किसी भी वॉलेट में भेजें, आप उसको मूव कर सकते हैं, वो आपका एसेट है। ठीक है, और उस एसेट की वैल्यू जो है वो हम आगे चल के और समझते हैं, लेकिन आपने जितने की स्टेकिंग की थी उतनी ही वैल्यू का आपको टोकन मिल गया। ये बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत बात है। तो टोकन जो है आपका वो इकोसिस्टम का टोकन भी है, गवर्नेंस का टोकन भी है, और यूटिलिटीज भी उसके साथ आज भी मौजूद हैं। और आगे चल के जब उसका व्हाइट पेपर, येलो पेपर, टेक्निकल पेपर, ब्लू पेपर सब चीजें आएंगी, देन यू विल रियलाइज दैट के टोकन के अंदर क्या स्कोप है और क्या पोटेंशियल है। डीजेंस वाली बात से थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाना चाहिए। उसके बाद इसमें रेफरल प्रोग्राम है। अब एक ऐसा यूजर है जिसने स्टेकिंग की पर वो किसी से बात नहीं की, वो 2x पे खड़ा है। लेकिन एक ऐसा यूजर है जो चाहता है कि यार, बल्कि चाहता नहीं है, ये नेचुरल है, मैं बताऊं ये चाहत से नहीं होती। आप में, हम में 99.9% लोग वो हैं जो किसी ट्रेनिंग के तहत नहीं है कि जी हम रेफरल प्रोग्राम करते हैं, बल्कि वो नेचुरली हुआ है। हमने प्रोडक्ट अपने लिए लिया था, हमें अच्छा लगा है, और एक बंदे ने पूछ लिया कि क्या कर रहे हैं, आपने अपना मोबाइल पकड़ा है और वो आप देख रहे हैं उस पे, और आपकी इनकम क्रेडिट हो रही है, या आप रिसीव कर रहे थे, या आप फोन पे किससे बात कर रहे थे, भाई मैं $200 भेज रहा हूं जरा कैश कर दे। तो आप सोच रहे हैं, या आप उसके सामने किसी एक्सचेंज पे जाके खुद सेल कर रहे हैं और आपके अकाउंट में, बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो वो देख के आपसे पूछता ही है ना कि ये क्या हो रहा है, हम तो पैसों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, ये भी कर ही रहा है, लेकिन ये अलग से क्या कर रहा है। तो आप जेन्युइनली या आप ऑनेस्टी के साथ बताते हैं कि ये मेरे, मुझे एक प्रोजेक्ट था, इसमें मैंने स्टेकिंग लगाई, यहां से रिवॉर्ड आता है। और वो कहता है कि कैसे आता है, थोड़ा बहुत आप बताते हैं तो वो तैयार हो जाता है। तो आप कोई ऐसा प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेकर नहीं आए थे कि मुझे नेटवर्क करना है, या मुझे गाइड करना है, या मुझे एफिलिएट प्रोग्राम बनाना है, या मुझे एक लीडर बनना है, लेकिन आप बन गए। आपने कहा अच्छा तूने भी करना है तो ये प्रोसीजर है, आपने उसको अपना रेफरल लिंक दिया, उसको भी स्टेकिंग रिवॉर्ड आना शुरू हो गया। आपको क्या मिला, नॉर्मल दुनिया में इस रिकमेंडेशन का कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर जो है वो 5% एवरी डायरेक्ट रेफरल पे है, यानी 5% जो है। अच्छा मैंने कह दिया नॉर्मल दुनिया में कुछ नहीं है, एफिलिएट प्रोग्राम में पैसा मिलता है जाहिर है, तो यहां पर भी है वो 5% है हर डायरेक्ट रेफरल के ऊपर। जितने लोगों को आप रेफर करते हैं उतना 5% आता है, और ये इंस्टेंट आता है।
आपको याद है, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको मिल जानी चाहिए, उसको दे देनी चाहिए। तो यहां पर ये रूल फॉलो होता है। जैसे ही स्टेकिंग लगती है, इंस्टेंटली 5% जो है वो आपको, आपके स्पॉन्सर को चला जाता है। और अगर आपने किसी को रेफर किया है तो 5% आपको आ जाएगा। अब स्टेकिंग हुई है $100 की तो $5 आ जाएंगे, स्टेकिंग हुई है $10,000 की तो $500 आ जाएंगे। तो इंस्टेंटली सेम ट्रांजेक्शन में, और सेम ट्रांजेक्शन में ही आते हैं, यानी आपकी स्टेकिंग लगते हुए ही उसके हिस्से का रिवॉर्ड निकल के उसको पहुंच जाता है। अभी आपकी स्टेकिंग आपको शायद उतनी जल्दी कंफर्म नहीं होती कि मेरा काउंटर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन स्पॉन्सर को नोटिफिकेशन चला जाता है कि यू रिसीव $500 और वो वॉलेट में मिले हैं। वो कहीं पे 5% रिसीव हो गया जो भी पेमेंट थी, तो वो उसको वॉलेट में मिले हैं, उसको किसी वेबसाइट पे नहीं मिले। अच्छा, अब यहां से फिर निकालना, ठीक है, बल्कि उसको डायरेक्ट चले जाते हैं, तो डायरेक्ट बोनस में ये खूबसूरत बात है। उसके बाद यहां पर लेवल इनकम है। जो नए दोस्त हैं उनके लिए बता दूं कि लेवल इनकम क्या होता है। लेवल इनकम ये होता है कि जिन लोगों को आप इंट्रोड्यूस करते हैं वो आपका लेवल 1 कहलाते हैं, यानी वो लेवल 1 है। आपने किसी को इंट्रोड्यूस किया, 1 को, 2 को, 10 को, 100 को, आपने अपने रेफरल लिंक से ज्वाइन कराया, वो आपका लेवल 1 है। यहां तक तो समझ में आता है। लेकिन आपके वो दोस्तों का भी अगर ऐसा मन बने रेफरल करने का, एफिलिएट प्रोग्राम करने का, उनको भी मजा आने लगे, तो वो शेयर करें किसी के साथ लिंक। तो जो नए लोग ज्वाइन करेंगे वो आपके दोस्तों का तो लेवल 1 बनेंगे, लेकिन आपका लेवल 2 बन जाएंगे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यह समझ लें कि यहां इस तरह से डेप्थ में जाके 20 लेवल्स तक से आपको इनकम आ सकती है। और ये परमानेंट इनकम होती है, ये मुस्तकिल आती है, रोजाना बुनियाद पे आती है। यानी जो जो जिस दिन लोग स्टेकिंग रिवॉर्ड कमाते हैं, आप लेवल इनकम कमाते हैं उनसे। ठीक है, जब आपका डायरेक्ट रेफरल जो है वो $50 एज ए रेफरल, एज ए स्टेकिंग रिवॉर्ड कमाता है, तो आप उसका 10% यानी $5 एज ए लेवल इनकम कमा रहे होते हैं। आपकी अपनी स्टेकिंग अलग है, आपने डायरेक्ट इनकम अलग की, आपने टोकन अलग लिए। ये चौथा इनकम का स्ट्रीम है कि आपके लोग जब स्टेकिंग कमा रहे हैं, स्टेकिंग का रिवॉर्ड बना रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको एडिशनल बेनिफिट आ रहा है। यहां पर 20 लेवल से आती है, पहले लेवल से और दूसरे लेवल से 10-10% है। उसके बाद अगले 4 लेवल से 5-5%, फिर अगले 4 लेवल से 3-3%, और फिर उसके बाद अगले 5 लेवल से 2% और अगले 5 लेवल से 1%। इनको क्वालिफाई करने के लिए, यानी आपके लेवल्स तो बढ़ते चले जा रहे हैं, पर आपने डायरेक्टली किसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ। फॉर एग्जांपल, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने किया नहीं, वरना लेवल कैसे बनेंगे? तो एटलीस्ट एक तो आपने किया ही होगा। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, पहले 2 लेवल्स पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट, यानी आपको कोई कंडीशन नहीं है। एक ही लाइन चल रही है तो भी आपको उस पूरी लाइन का 20 लेवल का जो है वो 2 लेवल्स का मिल जाएगा, अनलेस कि आप अपने डायरेक्ट रेफरल्स बढ़ाने शुरू करें। आप इसी स्लाइड पे देख रहे हैं, राइट साइड पे, अगर मैं अपनी फ्लैश लाइट ऑन करूं तो ये फ्लैश लाइट है, यहां पे आप देख रहे हैं डायरेक्ट रेफरल जो है वो जीरो रिक्वायरमेंट है, जीरो रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद फिर आपने तीसरे लेवल से ऑनवर्ड लेना है, तो 4, उससे आगे 8, उससे आगे 12 और 14 रेफरल अगर आपने कर लिए डायरेक्ट, तो आप पूरे 20 लेवल से, जितनी भी स्प्रेड हुई है टीम, 10,000 लोगों की टीम हो, 100 लोगों की टीम हो, 5,000 लोगों की टीम हो, 2 लाख की टीम हो, पूरी की पूरी टीम से लेवल इनकम आपको आ रहा होता है अगर आपने 14 डायरेक्ट रेफरल कर लिए। और इन 14 डायरेक्ट रेफरल पे कोई कंडीशन नहीं है, ये $10 से भी कर सकते हैं और 10,000 से भी हो सकते हैं, ये कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये आपका एक और इनकम स्ट्रीम था जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक और मैं आपको खूबसूरत चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो चीज ये है कि आपके पास जो है वो 3 किस्म के एडिशनल इनकम या इनकम तेज करने के फॉर्मूले हैं, या ज्यादा कमाने के फॉर्मूले हैं इसी काम में। जो काम आपने पहले किया है, जो कर रहे हैं, वो इनकम स्ट्रीम्स मैंने आपको बताई। उन तीनों में, यानी डायरेक्ट बूस्टर में भी डायरेक्ट इनकम को भी बढ़ा सकते हैं आप अपने लेवल इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, और आप जो है वो अपनी स्टेकिंग रिवॉर्ड को भी बढ़ा सकते हैं, यानी तेज कर सकते हैं पर मंथ की बेस पे, पर सेकंड की बेस पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। जो डेली इनकम है, मिसाल के तौर पे आपकी डेली इनकम $50 है स्टेकिंग रिवॉर्ड से, तो आप इसको 75 कैसे कर सकते हैं? या आपकी पर सेकंड इनकम है जी 5 सेंट, तो आप 5 सेंट को 7.5 सेंट कैसे कर सकते हैं? आपकी पर सेकंड इनकम है 1 सेंट, तो आप उसको 1.5 सेंट कैसे कर सकते हैं? यानी अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो स्टेकिंग रिवॉर्ड बूस्टर का जो फॉर्मूला है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले आप समझ लें कि होगा क्या। जहां आपको 12% मिलता था, अगर आपने ये बूस्टर एक्टिवेट कर लिया तो आपको वहां 18% पर मंथ मिलेगा। जहां जिस स्लैब के ऊपर आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड आता था 15%, वहां आएगा 22.5%। और जहां आपको जिस स्लैब पे आता था 18%, वहां आपको आएगा 27%, 27% पर मंथ, जिसका मतलब है डेली 0.6, 0.75 और 0.9%। यानी आपने 1.5x स्पीड कर ली, 1.5 गुना कर लिया अपनी इनकम की स्पीड को। करने के लिए करना क्या पड़ेगा? 5 लोगों को आपने डायरेक्ट रेफर कर लिया,
जो सेम आपके वाली अमाउंट से हैं, आप वाली अमाउंट या उससे ज्यादा, यानी आपने स्टार्ट किया था $1,500 की स्टेकिंग से, तो अगर 5 लोगों को आप रेफर करते हैं जो 1,500 या प्लस से आते हैं, तो इसका मतलब है आपका बूस्टर एक्टिवेट हो गया। और ये इसके लिए टाइम फ्रेम है विद इन 7 डेज। जिस दिन आपने स्टेकिंग लगाई है उसके 7 दिन के अंदर अगर आप ये कर गए तो आप जो है वो अपना स्टेकिंग रिवॉर्ड का बूस्टर एक्टिवेट कर लेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि आपको जो है वो ये सारी परसेंटेज आना शुरू हो जाएंगे स्टेकिंग रिवॉर्ड के अंदर। जो दूसरा आपके पास ऑप्शन है वो डायरेक्ट रिवॉर्ड का बूस्टर है। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कब करना है, ये कभी भी हो जाए तो यही होगा। क्या होगा, आपको पता है कि रेफरल इनकम मैंने अभी बताई 5% है। 5% जितने भी लोगों को रेफर करेंगे, 2 को करें, 10 को करें, 100 को करें, 5% है। लेकिन अगर कोई ऐसे यूजर आए जो एग्जैक्ट आपके वाली अमाउंट के हैं, आपने खुद ज्वाइन किया था $2,510 से, $2,510 से फॉर एग्जाम्पल, और आपके दोस्त आ रहे हैं मुख्तलिफ पैकेजेस से आ रहे हैं, आने दें। एक दोस्त आता है 2,510 से, सेम अमाउंट से, ना ज्यादा ना कम, 5,000 वाला भी नहीं गिना जा रहा। 2,510 से आपने किया था, 2,510 से आपका एक दोस्त आया, तो वो आपका पहला रेफरल इस कंडीशन के लिए, इस प्रमोशन के लिए। तो पहला रेफरल 2,510 पे आया, फिर आपके मल्टीपल दूसरे आते रहे, फिर एक और आ गया, क्योंकि टाइम की कोई लिमिट नहीं है। तो 10 दिन गुजर गए, 10 हफ्ते गुजर गए, एक आया जो 2,510 वाला था, तो दूसरा यानी आपके पास आ गया। इस तरह जो सेम आपकी अमाउंट वाला है, जब 7वां आएगा तो आपको जो डायरेक्ट रेफरल इनकम आना है ना, वो 5% नहीं है, वो 70% है, यानी 65% एक्स्ट्रा आएगा 7वें पे। और ये एक दफा ही होता है। ये आप जब आपने स्टार्ट किया है तो जो पहली दफा आपका जो 7वां वाला बनेगा सेम पैकेज जिस तरह से मैं बता रहा हूं, उस पर 70% मिलेगा। यानी इसका मैं इसलिए बता रहा हूं कि 14वें पे नहीं बनेगा, ये 21वें पे नहीं मिलेगा, पहले 7वें के ऊपर ये 70% मिलेगा उस दिन। जैसे ही आपका आपका दोस्त, अगर आपने फॉर एग्जांपल 10,000 से स्टार्ट किया था और आपका दोस्त $10,000 से स्टेक करता है 7वें वाला, तो यू विल रिसीव $7,000 इंस्टेंटली। 5% प्लस 65% मिला के सेम ट्रांजेक्शन में आपके पास जो है वो 70% आएगा। $7,000 आएगा या 700 आएगा या $70 आएंगे, जितने से आपने स्टार्ट किया, या $7 आएंगे, जो भी आपका अमाउंट है। तो ये 70% जो है वो आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड यानी डायरेक्ट बोनस है, वो आता है 7वें से। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने आपको एग्जैक्टली ये बता दिया होगा। तीसरा बहुत मजेदार है और ये परमानेंट है, इसके लिए जी जान लगा देना चाहिए मेरा, और ये है भी बहुत आसान। आपकी जो लेवल इनकम है वो 10% से बढ़ के 30% हो सकती है। यानी आपको लेवल 1 पे आपने 10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया था, 5 लोगों को किया था, 20 लोगों को इंट्रोड्यूस किया था, आपको वहां से 10% आता है डेली। ये डेली उनको डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड आ रहा है, या जब भी वो स्टेकिंग रिवॉर्ड निकालते हैं, ये स्टेकिंग रिवॉर्ड भी ये यानी विड्रॉ करने वाली, ये लेवल इनकम जो है विड्रॉ करने वाली चीज नहीं है, ले खुद ब खुद आता है। जैसे ही कोई यूजर अपना इनकम स्टेकिंग इनकम निकालता है, आपका लेवल आपको मिल जाता है, यानी आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए, ये भी ऑटोमेटिक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो जो पहला लेवल है वहां से भी 10% थी, दूसरे से भी 10% थी, लेकिन दोनों से 30-30% हो सकती है। और 30-30% करने के लिए करना क्या है, आप ज्वाइन करने के या स्टेकिंग लगाने के 21 दिन के अंदर अगर आपने $5,000 का डायरेक्ट बिजनेस कर लिया, तो आपका जो लेवल इनकम है वो पहले लेवल से 30% हो जाएगा। ये एंड है, ये इतना मजेदार चीज है। आप सिर्फ एज्यूम करिए, मिसाल के तौर पे आपका $1,00,000 का बिजनेस लगा है, और $1,00,000 के बिजनेस के ऊपर फॉर एग्जांपल आपका जो है वो आपकी टीम पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी आरओआई ले रहे हैं, 12, 15, 18, 22.5, 27 कितनी ले रहे हैं। अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पे वो 20% ले रहे हैं, तो 20% का पहले आप 10% लेते थे, अब आप उसका 30% ले रहे हैं। इसी तरह लेवल 2 आपका उससे भी बड़ा होता है, तो वहां से भी आप पहले 10% लेते थे, फिर 30% लेंगे। करना क्या है, एक ही दफा करना है और ये एक्टिवेट रहेगी आपकी। ये नहीं कि जब आपका 2x या 3x कंप्लीट हो गया, 2x तो फिर राइना 3x हो गया, तो जब आपका 3x कंप्लीट हो गया तो फिर आप जो है वो दोबारा करें नहीं। ये क्वालिफिकेशन आपने जब एक दफा एक्टिवेट कर ली, तो फिर ये सिस्टम में हमेशा के लिए आपका 30% ही रहा करेगा, लेवल 1 से लेवल 2 से। बाकी लेवल्स का वही है, लेकिन लेवल 1-2 पे 10 की जगह 30 हो सकता है। क्वालिफिकेशन क्या है, पहले 21 दिन में $5,000 का डायरेक्ट बिजनेस कर लीजिए, तो पहले लेवल का बूस्टर एक्टिवेट हो जाएगा। और पहले 45 डेज में अगर आपने $10,000 का डायरेक्ट बिजनेस एक्टिवेट कर लिया, तो लेवल 2 का बूस्टर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होता है, इसको अचीव करना चाहिए, ताकि आपके पास जब काम भी वही कर रहे हैं, ये तो ना काम बदलना है, काम भी वही कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी वही है, लोग भी वही हैं, स्टेकिंग भी लग रही है, तो यू शुड ट्राई टू गेट मैक्सिमम, ज्यादा लेना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। और यही इस सिस्टम की खूबसूरती है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा है। उसके अलावा एक लेवल इनकम की मैचिंग का बोनस है।
यानी लेवल इनकम की मैचिंग क्या होती है? लेवल इनकम आपके लोग कमा रहे हैं, आपके दोस्त, आपकी टीम में आप तो कमा ही रहे हैं लेवल इनकम। आपके जिन लोगों को आपने रेफर किया था वो भी अगर लेवल इनकम कमा रहे हैं तो उनकी लेवल इनकम को मैच करके भी आपको बोनसेस मिलते हैं। और ये बोनसेस आपको इस क्राइटेरिया से मिलते हैं, मेन लेग और अदर लेग का क्राइटेरिया है। जिस जिस आपका जो डायरेक्ट रेफरल था, जिसने ज्यादा बिजनेस किया है, वो आपकी मेन, जिसका अकेले का यानी उसकी टीम का बिजनेस अगर ज्यादा है तो वो मेन लेग कहलाएगा, और बाकी जितने भी लोगों को आपने रेफर किया है उनका सबका टोटल करके आपकी अदर लेग कहलाएगा। तो जब आपकी मेन लेग और अदर लेग का वॉल्यूम जो है, जो लेवल इनकम है लोग कमा रहे हैं, वो मैच करता है तो $200 का एक एडिशनल बोनस है। फिर आगे चल के $500 है, फिर $1000 है। जो जो आपका लेवल इनकम आपकी टीम में बढ़ रही है, आपके ये बोनसेस अनलॉक होते रहते हैं। और ये अप टू $2.5 million तक जाता है ये लेवल इनकम। ये बिल्कुल एडिशनल इनकम है। ये मैं आपको जो ऑलरेडी 7 इनकम स्ट्रीम्स या तरीके बताए हैं, ये 8वां तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और 9th जो है वो ये है आपके पास कि आपका टोटल बिजनेस काउंट होता है और उस पर आपको रैंक मिलता है और रैंक के ऊपर रिवॉर्ड मिलते हैं। तो जो पहला रैंक है वो नाकामोटो स्काउट है, उस पर $400 का रिवॉर्ड है। और उसका क्वालिफिकेशन क्या है? बिजनेस, टोटल बिजनेस पे आपकी एक मेन लेग के अंदर अगर 20,000 का वॉल्यूम हुआ और अदर लेग्स ने मिला के 20,000 का कर लिया, तो आपका जो है वो पहला लेवल अनलॉक हो जाएगा। और ये भी रैंक्स भी बढ़ते चले जाते हैं और इसके ऊपर जो आपके रिवॉर्ड्स हैं वो भी बढ़ते चले जाते हैं और $1.5 million तक जाते हैं। हमने शुरू में कहा था कि स्टेकिंग रिवॉर्ड 2x है। ये उन लोगों के लिए जो किसी से बात नहीं करते, किसी को इनवाइट नहीं करते, अपना रेफरल लिंक शेयर नहीं करते, दिल की बात दिल में रखते हैं, कोई पूछे भी तो कहते हैं तेरे वास्ते नहीं है, इट्स नॉट फॉर यू। उनके लिए 2x है। लेकिन अगर आप अपना रेफरल कोड शेयर करते हैं, लोग आपके साथ स्टेकिंग लगाते हैं, आपके रेफरेंस से स्टेकिंग लगाते हैं, तो फिर आपका जो बोनस कैप है वो 3x है। यानी आपने अगर $1,000 से शुरू किया था तो $3,000 पे जाके आपका वो स्टेकिंग कंप्लीट होगा। और यानी क्योंकि और उसमें सब कुछ शामिल है, आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड जो आ रहा है वो भी शामिल है, आपके टोकन्स के अलावा हर चीज शामिल है। टोकन से जो आप इनकम कर रहे हैं वो इसमें शामिल नहीं। 3x में वो आपकी प्राइवेट है, वो जाती है, वो आप सस्ता बेचें, महंगा बेचें, बहुत महंगा बेचें, वो आपकी अलग इनकम है। लेकिन 3x जो है वो आपकी जितनी भी लेवल इनकम आ रही है, जितना भी स्टेकिंग रिवॉर्ड आ रहा है, जितनी भी आपके बोनसेस आ रहे हैं, उन सबको कैलकुलेट करके 3x पे जाकर के आपकी स्टेकिंग कंप्लीट होती है। सेम वही पोजीशन होती है। अगर आपकी स्टेकिंग कंप्लीट हो गई, आपको मजा आ रहा था, तो आप दोबारा स्टेकिंग लगा सकते हैं। ठीक है। जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है उसको क्लेम करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट $5 है। जैसे ही $5 आपके स्टेकिंग रिवॉर्ड बन जाता है, आप उसको क्लेम करते हैं और वो इंस्टेंटली 5 सेकंड में आ जाता है। कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होती, सीधा जो है वो फेच हो रहा होता है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, या आपकी जितनी भी वो ट्रेजरीज अटैच हैं उसके साथ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ वहां से आ रहा होता है। मेंटेनेंस की फी 5% है इस प्रोटोकॉल की, वो खुद ही कट रही होती है, वो आपने कुछ नहीं करना, बस आपने कहना हाँ जी मुझे कबूल है, वो 5% खुद ही कट जाता है। जैसे डायरेक्ट बोनस आपको आएगा तो वो अगर $50 आ रहा है तो आपको 47.5 आएगा, 50 की जगह 47.5 आएगा। 5% खुद ही कट जाएगा, वो आपको आपके पास नहीं पहुंचेगा, वो सिस्टम में ही रहेगा। तो इस तरह से ये आपका सिस्टम चल रहा होता है। टोकन के वाले से चूंकि मैंने बताया कि अभी टोकन का लॉन्च नहीं है, टोकन का तो एयर ड्रॉप चल रहा है, एयर ड्रॉप में टोकन मिल रहा है। उसके बावजूद ये है कि टोकन की एक बड़ी खूबसूरत और एक बड़ी अच्छी पिच बन रही है इस वक्त, और आप देख रहे हैं कि टोकन की एक वैल्यू जो है, क्योंकि वैल्यू हर उस चीज की वैल्यू बन जाती है जिसे लोग कबूल करें। जुबान की वैल्यू पे आपने देखा है, जुबान कोई टोकन तो नहीं है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जुबान की वैल्यू पे अरबों रुपए यहां वहां जाते हैं। हैव यू सीन दैट? यानी वैल्यू जो होती है वो क्रिएट होती है, किसी के हाथ की लिखी हुई पर्ची पे लोग पैसे दे देते हैं कि इसको 5 करोड़ दे दो। ये हमने मार्केट्स में देखा है, जो बड़ी बिजनेस मार्केट्स हो रही होती हैं, पता लगता है फलानी दुकान है, उस दुकान वाले ने पर्ची पे लिख के दे दिया है इसको 5 करोड़ रुपया दे दो, तो मिल जाता है। ये वैल्यू होती है किस चीज की? एक्सेप्टेंस की। जब लोग कबूल करते हैं, और कबूल करने के लिए क्रेडिबिलिटी बनानी जरूरी है, ये अलग बात है, ये नहीं मैं कह रहा कि कोई हर एक की क्रेडिबिलिटी होती है, क्रेडिबिलिटी मौका मिलता है, क्रेडिबिलिटी बनानी चाहिए। तो जब आप क्रेडिबिलिटी बनाते हैं तो उससे एक्सेप्टेंस आती है। तो यहां पर जितनी भी थोड़े दिनों की है, लेकिन एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो रही है काइस टोकन के साथ, जिसकी वजह से लोग उसको लेना चाहते हैं। हालांकि वो बिक नहीं रहा, ट्रेडेबल नहीं है, कोई खरीद नहीं रहा, ना कोई बेच रहा है। यानी कंपनी की तरफ से, सिस्टम की तरफ से टोकन्स कहीं नहीं जा रहे, सिवाय उन टोकन्स के जो कि लोगों को एयर ड्रॉप में मिल रहे हैं। जो स्टेकिंग लगाता है उसको मिलता है, उसके अलावा टोकन का कोई और सोर्स नहीं है। आपके पास टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है, दिल खोल कर देखें, छानबीन करें पूरी उसकी, कहीं कुछ नहीं जाता। 5 करोड़ की टोटल सप्लाई है, अमेजिंग चीज ये है। देखें अभी कितनी बड़ी बात है, मीम टोकन्स टाइप जब चीजें आती हैं तो बिलियंस बिलियंस की सप्लाई लेके आती हैं, ट्रिलियन ट्रिलियन की सप्लाई के साथ आती हैं। लेकिन आप इसकी गवर्नेंस और इसकी ताकत देखिए कि 5 करोड़ टोटल टोकन हैं, 5 करोड़ ओनली, और 5 करोड़ टोकन है। सिस्टम ने
जब लोगों को एयर ड्रॉप दे रहा है तो वो 0.25 सेंट पे कैलकुलेट करता है। यानी आप जब $1,000 की स्टेकिंग लगाते हैं तो आपको 4,000 काइस टोकन मिलते हैं 0.25 सेंट के रेट पे, क्योंकि अभी ट्रेड नहीं हो रहा, ना कहीं स्वैप हो रहा है, ना कहीं पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे है, ना कहीं और है। तो वो आपको सिस्टम की जो एक डिफाइंड प्राइस है उसके ऊपर वो आपको मिल रहा है। अब उस प्राइस पे मिल रहा है, 5 करोड़ की टोटल सप्लाई है अभी। स्टेकिंग में यूटिलिटी ऑलरेडी उसकी अवेलेबल है, डे वन में अवेलेबल थी। आप स्टेकिंग में लगा सकते हैं इंस्टेंटली। आप देख रहे हैं मैंने एक स्लाइड, ये मैंने खुद वहां से ली है, यानी वेबसाइट से ली है, और यहां पर मैंने ऐड किया इस प्रेजेंटेशन के अंदर कि आप जब स्टेकिंग लगाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। दोबारा फ्लैश लाइट ऑन करता हूं, आपके पास दो ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल आप $1,000 स्टेक कर रहे थे, तो उसने आपसे पूछा है दो पेमेंट ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन क्या है, पे 100% इन यूएसडीटी, और दूसरा ऑप्शन है पे 90% इन यूएसडीटी एंड 10% इन काइस टोकन। तो अगर आप $1,000 की लगा रहे हैं तो 400 काइस टोकन आपके पास हो और 90% यूएसडीटी हो, तो आप स्टेक कर सकते हैं। 90-10 का रेशो आप यहां पे देख रहे हैं। तो डे वन में अगर आपके पास टोकन है और आज आप अभी बेचना चाहते हैं तो आप बेच भी सकते हैं, क्योंकि आपके पास आपका फुल कंट्रोल है, आपके वॉलेट में है, पर्सनल वॉलेट में है, ट्रस्ट में है, मेटामास्क में है, जहां पर भी है। आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को जरूरत हो सकती है, आप खुद अपनी नेक्स्ट स्टेकिंग अगर लगानी है उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। आप टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप रेफरल प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं, आप अपने लोगों को वो सेल कर सकते हैं टोकन्स। ठीक है, P2P ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये इसकी ऑलरेडी दो यूटिलिटीज लाइव हैं, P2P ट्रांसफर भी लाइव है। कई ऐसे बंदे भी हैं जो सिस्टम का हिस्सा नहीं बन रहे लेकिन टोकन में दिलचस्पी रखते हैं, वो लोगों से पूछ रहे हैं कि मुझे टोकन दे दो, क्योंकि टोकन कहीं से मिल नहीं रहा। और सबको पता है कि इसका जो प्राइस है वो ट्रेजेक्टरी है, यानी सिस्टम भी इसका प्राइस इंक्रीज कर सकता है। 0.25 है तो ये हमेशा के लिए 0.25 नहीं है, क्योंकि ये अब ये भी समझना आपने, इस सिस्टम ने प्राइस इंक्रीज करने से क्या होगा कि सप्लाई थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम जाएगी। ठीक है, लेकिन जिनके पास पहले से मौजूद है उनका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये एक जो है वो प्राइस के वाले से है। दूसरा ये है कि डेक्स की ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी जैसे एयर ड्रॉप कंप्लीट होता है, तो हमें कोई डेट मिल जाएगी कि डेक्स पे कब से ट्रेड होना है। ठीक है, तो ये डेक्स का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। और दूसरा सेक्स पे जो इसकी ट्रेडिंग होनी है वो लेटर स्टेज के ऊपर है। सेक्स का मतलब होता है CEX, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, जैसे कि कूकॉइन, कॉइन मार्क, ये अपना MEXC और बाइनेंस और क्रैकन, इस तरह की जो एक्सचेंजेस होती हैं दे आर कॉल्ड CEX। और इसके अलावा इसकी जो यूटिलिटी है वो कोलेट्रल में मैंने आपको एक्सप्लेन की कि कोलेट्रल में इथीरियम के बाद काइस की यूटिलिटी जो है, तो आप समझ सकते हैं एक बड़ा प्रोटोकॉल, उसकी बड़ी सक्सेस, और उसके अंदर जो है वो उसका जो कोलेट्रल में एक्सेप्ट होने वाला टोकन जो है उसकी आउटर वर्ल्ड में क्या वैल्यू बन सकती है। और फिर साथ बहुत सारी चीजें हैं। टोकन के टॉपिक पे जब हम आते हैं तो टोकन का सेशन हम कर रहे हैं आजकल, मैंने एक सेशन किया था उसमें ये चीजें हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा बेशुमार यूटिलिटीज जो है जो बिल्कुल एक्टिव वाली हो, सिर्फ वो स्क्रिप्टेड ना हो कि जी स्क्रिप्ट है मगर है नहीं, वो बहुत सारी जैसे ही लॉन्च होंगी, जैसे ही टोकन लॉन्च होगा आपको उसके डिटेल्स में सारी मिल जाएंगी। मेरा ख्याल है यही था। और मल्टीपल वॉलेट आप यूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंडेशन सेफ पॉल की कर रहा हूँ, सेफ पॉल से मैं इंस्पायर हूँ। वजह मैंने बता दी है कि सेफ पॉल जो वॉलेट है, खुद बाइनेंस एक बड़ा ट्रस्टफुल प्लेयर है आज के दिन में मार्केट में। होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम आज के दिन में जिसने सबसे ज्यादा वर्थ कमाई है वो बाइनेंस ग्रुप है, वो बाइनेंस कंपनी है, वो बाइनेंस के वॉलेट्स हैं, वो बाइनेंस की एक्सचेंज है, वो बाइनेंस का CEO है, वो बाइनेंस का फाउंडर है, जिन्होंने बड़ी ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिजनेस के तौर पे तो आप चीजें करते ही हैं, ये नहीं हो सकता कि आप जाहिर घर से लाके तो नहीं देंगे, लेकिन बिजनेस को ऑनेस्टी के साथ करना ये बड़ी बात होती है। तो बाइनेंस और बहुत सारे ऐसे 5-7 ग्रुप और भी हैं, बाइनेंस अकेला नहीं है, लेकिन बाइनेंस ने लीडर बना है मार्केट का, जिसकी मैंने एक एग्जांपल आपको दी थी। बाइनेंस वो पहली कंपनी थी, आपको याद होगा एक FTX एक्सचेंज थी जो बंद हो गई, उसके बाद बाइनेंस वो पहली कंपनी थी जिसने प्रूफ ऑफ रिजर्व का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई जितने भी फंड्स एक्सचेंज पर अवेलेबल रहेंगे मैं पब्लिक को दिखाता रहूंगा। और वो दिखा रहा है आज के दिन तक, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा रहा है, हत्ता कि वो भी दिखा रहा है जो उसके अपने फंड्स भी हैं। उसके पास लोगों के जितने कॉइन्स पड़े हैं उससे ज्यादा उसके पास अपना पैसा पड़ा है जो उसने पिछले 8-10 साल में कमाया है। ठीक है, और वो भी शो करता है ऑनलाइन। ठीक है, क्योंकि जो क्रिप्टो अर्न कमा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, और फाइनेंस के लेवल पे होते हैं, उनका दुनिया में किसी प्लॉट पे, किसी बिल्डिंग पे, किसी जहाज पे कोई ट्रस्ट नहीं होता, उनका क्रिप्टो पे ट्रस्ट होता है, जहां से उन्होंने बिलियंस या ट्रिलियंस कमाए होते हैं। उनको पता होता है यही प्रोडक्ट है, इसकी क्या वर्थ है, और जो इतना बिलीव करता है सर वही कमा पाता है। तो यहाँ पर मल्टीपल वॉलेट्स हैं। सेफ पॉल के पसंद करने की वजह मेरी ये है कि ये बाइनेंस ने क्रिएट किया है। ट्रस्ट वॉलेट भी पावर्ड बाय बाइनेंस है, मगर ट्रस्ट वॉलेट बाइनेंस ने एक्वायर किया है, खरीदा था 2017 में।
जो सेफ पॉल है ये बाइनेंस के डेवलपर्स ने बिल्ड किया है अच्छी लेटेस्ट चीजों को डाल के, और अभी तक अपग्रेड कर रहे हैं। ये बेसिकली हार्डवेयर वॉलेट भी है और सॉफ्टवेयर भी है, तो हम सॉफ्टवेयर वॉलेट यूज करें, अच्छा है इसको यूज करें, मेरी प्रेफरेंस यही है। और लास्ट में कंक्लूजन कि मनी जनरेशन कहां से होती है, जब आप लैंडिंग प्रोटोकॉल में पैसा डाल रहे होते हैं तो मनी जनरेशन हमें समझ में आ गई। जिसने बोरो किया होता है वो परसेंटेज पे कर रहा होता है, जिसने लेंड किया होता है वो परसेंटेज उसको जा रही होती है, बीच में से कंपनी अपना मार्जिन रख रही होती है। और वो जो लैंडिंग बोरिंग के प्रोटोकॉल्स हैं उनके अंदर आप इंडिपेंडेंट हैं, वहां पे जनरेशन क्यों कम होती है, क्योंकि वहां पर आप कभी भी अपना फंड निकाल सकते हैं, एक सेकंड में निकाल सकते हैं। आपने बोरो लिया है या आपने लेंड किया है, 3 सेकंड की गेम है, आपके पैसे आपके पास आ जाते हैं, ठीक है, वो आपका इसलिए, लेकिन परसेंटेजेस वहां पे कम होती हैं। लेकिन जो आप स्टेकिंग करते हैं तो स्टेकिंग की परसेंटेजेस बहुत हाई हैं, तो उन परसेंटेजेस को मेंटेन करने के लिए जो आवे की टीम जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, उनका जो एक्सपीरियंस है मनी जनरेशन का, जो है वो पैसिव इनकम के साथ यानी लेस रिस्क के साथ उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वो अपनी जो जितने भी उनके पास यानी वैलिडेशन एज ए वैलिडेटर बहुत सारी जगहों पे ब्लॉकचेन पे वो स्टेकिंग को लगाते हैं, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक रिवॉर्ड्स को विन करते हैं। लैंडिंग और यील्ड फार्मिंग उनका बेहतरीन काम है, जो वो आवे पे भी करते हैं, जो वो इस प्रोटोकॉल में भी कर रहे हैं और जो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स पे करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इन चीजों से वो एक रेवेन्यू इनकम स्ट्रीट जनरेट कर रहे होते हैं, जिसको वो जिससे वो मेंटेन करते हैं कि लोगों के स्टेकिंग रिवॉर्ड्स जा सकें, टाइमली जनरेट कर सकें और यहां से लोगों के स्टेकिंग रिवॉर्ड्स जा सकें। ठीक है, तो ये है। और दिस इज ऑल। मैं चैट ओपन कर देता हूं, अगर आप में से किसी के जहन में आज की इस प्रेजेंटेशन के हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल है, तो आप मुझे वो सवाल भेज सकते हैं टाइप करके। मैंने चैट को ऑन कर दिया हुआ है, आप उसमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, कोई हेलो हाय करके आप भेज भी सकते हैं, वो क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका जो पूरा प्रोटोकॉल है वो सारा बाइनेंस की चेन पे है, तो BEP20 का प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है सारे का सारा। आप यूएसडीटी लेंड करना चाहें, स्टेक करना चाहें, रिवॉर्ड जो आएंगे सब चीजें हैं वो आपको यूएसडीटी के अंदर ही आपको मिलती हैं। तो आपके सवाल हैं? जी बिल्कुल ठीक है। मेरी बहन ने पूछा है, पूजा जी ने, कि भाई एक बार लेवल बूस्टर दोबारा बताइए कि लेवल इनकम का बूस्टर कैसे है। और अगर आप जी, तो मेरा ख्याल है मैं आपको जुबानी फिर बता देता हूं दोबारा से। जो आपका लेवल इनकम है वो पहले लेवल से और दूसरे लेवल से 10% था, ये स्टैंडर्ड है सबके लिए। ओके, और आपको सिर्फ एक रेफरल होना चाहिए ताकि आपकी टीम हो, तो आपको 2 लेवलों से इस तरह से आ रहा होता है। जब आप अगर पहले 21 दिन में अपनी स्टेकिंग लगाने के बाद 21 दिन के अंदर $5,000 का डायरेक्ट बिजनेस कर पाए, डायरेक्ट बिजनेस आपके लेवल 1 का बिजनेस। अच्छा, ये भी मेरे रेफरल कोड से साइन अप किया, $500, ये $200 मेरे रेफरल कोड से, ये $180 मेरे रेफरल कोड से, ये $900 मेरे रेफरल कोड से, और ये 4,300 मेरे रेफरल कोड से। तो जो आपके रेफरल कोड से आएगा $5,000 का बिजनेस 21 दिनों में, तो आपका लेवल 1 का इनकम 10% से 30% हो जाएगा। और जो दूसरा है वो है आपका लेवल 2 का बूस्टर, वो 10% से 30% करने के लिए आपको 45 डेज हैं। तो 45 दिन में अगर डायरेक्ट बिजनेस $10,000 का आ गया, तो आपका जो लेवल इनकम 2 है वहां से भी बूस्टर लग जाएगा, वहां से भी 30% आएगा। तो मेरी उम्मीद है कि मेरी बहन समझ गई होंगी इसको। रिजवान भाई ने कहा एक्सीलेंट जी भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद अहमद भाई उन्होंने लिखा है सुपर सुपर हिट है सर। तो वह आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। कुछ भी सुपर हिट नहीं होता, बस प्रोडक्ट्स आती हैं, आप सिर्फ एनालाइज करते हैं। आपको थोड़ा सा देखना होता है कि यार ये जो है ना वो जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं किस कंपनी की प्रोडक्ट है, यानी किसने लॉन्च किया है, इनका इनका इंटेंशन क्या है। देखें, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो व्हाइट पेपरों में नहीं लिखी होती, वो आपको पर्सनली एक अंडरस्टैंड। मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं ना, तो मेरा मेरा शायद एक कोई कॉन्फिडेंस है जो मैं इस तरह बात कर पा रहा हूं, और फिर आप उस कॉन्फिडेंस को ले रहे होते हैं कि अच्छा अगर इसके पास कॉन्फिडेंस है। आप जब बात करते हैं तो जो सुनने वाला है वो आपका कॉन्फिडेंस ले रहा होता है कि यार ये अगर इतने वसूख से इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ समझा हुआ है इसने, कुछ ना कुछ इसके पास अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मुझे ये पता है कि ये प्रोजेक्ट बड़ा होगा। सिर्फ हमने ये देखना है कि हम इसमें से कितना गेन कर सकते हैं। मैं आज ही स्टॉप कर जाऊं, मैं आज ही रुक जाऊं, मैं कहूं अच्छा मेरा छोटा बिजनेस हो गया, मेरी स्टेकिंग पर्सनल लग गई, चलो जितने आ रहे आने दो, तो प्रोजेक्ट जितना भी बड़ा हो गया तो मैं तो वहीं रहूंगा। देखिए ना, उन लोगों की मिसाल सुनी, सोचें जरा, जिन्होंने बड़े बड़े मिसाल के तौर पे बड़े लोग ऐसे मुझे मिले हैं, मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे, जो $10-20 का बिटकॉइन जब मिलता था लेते भी थे, कमाते भी थे, खर्चते भी थे, जोड़ते नहीं थे। यानी आज 500 बिटकॉइन आया तो 500 का 500 ही बेच के तो गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया और कहीं सैर करके आ गए।
तो उनको भी हाथ से अपॉर्चुनिटी गुजरी है, लेकिन वो उस तरह से ग्रैब नहीं कर सके, और एंड पे है कि बस बड़ी मुश्किल से चार बचे थे वो संभाल के बैठे हैं। ठीक है, इस तरह का सीन लोगों का होता है। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास अगर हमें कॉन्फिडेंस है, हमें समझ आ रहा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि अपॉर्चुनिटी बड़ी होनी है, इस सिस्टम ने बड़ा होना है, इसका जो लैंडिंग बोरोइंग का प्रोटोकॉल है वो बड़ा होगा। मेरी ख्वाहिश है कि वो बिलियंस डॉलर का हो। उसमें वक्त लगेगा, उसमें लोगों का ट्रस्ट बनेगा, सब चीजें ट्रस्ट पे, आपको पता है सब कुछ ही ट्रस्ट है। तो लोग जब ट्रस्ट करेंगे, हमने आवे प्रोटोकॉल को देखा है, तो आवे को पहले दिन में तो किसी ने दिया होगा $3.4 ट्रिलियन। उसने अपनी रेपुटेशन बनाई है, उसके पास लोगों ने 100 लगा के देखा है, उनको उसमें कहीं उनको फायदा पहुंचा है, उनकी इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी, सब चीजें समझ में आई हैं, तो उन्होंने 1000 लगाया। जिसको 1000 लगा के चेक कर लिया था, उसने फिर 10 लाख लगाया है, तो वो जाकर के $3.4 ट्रिलियन के डिपॉजिट है। और ये उनकी साइट पे लिखा है, मैं कहीं यहां वहां से पढ़ के नहीं बता रहा, आवे प्रोटोकॉल की साइट के ऊपर लिखा हुआ है कि 3.4 ट्रिलियन के डिपॉजिट है 6 साल के, और $1 ट्रिलियन का लोन है जो लोगों ने लेके वापस भी कर दिया हुआ, और $38 बिलियन एक्टिवली पूल्स के पास उनके पास मौजूद है। पूल्स का एड्रेस तो डेफिनेटली वो नहीं देते, उसमें होता है जिस पूल में आपने ट्रेड किया उसका आप देख सकते हैं, लेकिन आपको बाकी पूल्स का नहीं पता लगता। और जी, और मेरी पूजा बहन है, वो कह रही हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो आपके फैन हैं। मैं भी उनका फैन हूँ, गगनदीप जी का मैं भी फैन हूँ। मेरी बहन, आप मेरी बहन भी लगी, अब मेरी भाभी भी लगी, क्योंकि गगनदीप जी का मैं भी फैन हूँ। बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं हमारे। और मोहम्मद अहमद भाई बता रहे हैं कि मैं गुलफाम साहब की टीम से हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है, गुलफाम हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, और मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि वो इस प्रोजेक्ट के अंदर बड़ी सक्सेस लेंगे, बड़ी डेडिकेशन और मेहनत के साथ इसको पर्सनल लेवल के ऊपर वो कर रहे हैं जिस तरह से। आई होप कि वो आगे चलेंगे। आ, कोई मसला नहीं। मेरी बहन कह रही है कि कितने से स्टार्ट करें, जितने से आपका दिल करता है, जितने से आप अफोर्ड करती हैं उतने से करें। सुशील कुमार जी ने लिखा है कि सुपर प्लान है और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। तो बस प्रेजेंटेशन तो मुझे नहीं पता कैसी होती है, मैं तो बस कर जाता हूं, यानी मेरी ख्वाहिश जो होती है वो ये होती है कि कोई बात पहुंच जाए। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस सिस्टम के वाले से कोई नहीं है, मैं बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ इस चीज पे कि इतने सारे लोग बैठे हों और मैंने बात पहुंचा दी हो। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो जो मैं नहीं समझा पाया, तो वो आप पूछ सकते हैं, और अगर मैंने समझा दिया है, तो आई एम वेरी हैप्पी के माहौल बन गया। मुझे घंटा तो लगा, लेकिन मैंने बता दिया। जी, मेरी एक और बहन है हफ्जा रीच, वो पूछ रही है मिनिमम कितने से स्टार्ट करें अगर हम स्टूडेंट हैं तो। हाँ मेरी बहन स्टूडेंट हैं। अच्छा, इससे ना स्टूडेंट का ताल्लुक होता नहीं, इससे ताल्लुक होता है कि आपने अपॉर्चुनिटी कितनी अवेल करनी है। आप बेशक स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट है, जाहिर है, स्टूडेंट कहने का मतलब ये होता है कि पॉकेट मनी से करना है ना, स्टूडेंट के पास इनकम स्ट्रीम नहीं होती। लेकिन स्टूडेंट को अगर इनकम स्ट्रीम बनानी है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको चाहिए कि वो साल 2 साल की पॉकेट मनी लगा दे। ताकि कुछ इनकम आएगी तो माहौल बनेगा ना। यानी आप, दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये है कि आप सिर्फ अपनी स्टेकिंग करना चाहते हैं, तो उस सूरत में तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि जितना मैक्सिमम कर सकें। दूसरा ये है कि खुद का नहीं है आपका, यानी खुद आपका, आपके पास वो स्टेकिंग लगाने के लिए उतने उतना उतना स्कोप नहीं है, उतने पैसे नहीं है, जाहिर है, आपको यूएसडीटी स्टेक करने हैं। तो उस सूरत में क्या होता है कि आप, लेकिन आप ये पूरा कॉन्फिडेंट है कि यार मैं दूसरों के साथ इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करता हूं। लेकिन एटलीस्ट इतना जरूर करिए, यानी $10 अपनी जगह पे सही है, लेकिन इतना जरूर करिए कि यू शुड गेट समथिंग, यू शुड रिसीव मनी। आप उसको सेल करें, आप उससे कुछ, आपका कुछ खर्चा तो चले। देखने के लिए सिर्फ करना है कि अच्छा यार, आप सोच सकते हैं ना $10 से आप कितना स्टेकिंग रिवॉर्ड जनरेट करेंगे। लेकिन यह है कि टू स्टार्ट विद, कुछ ना करने से कुछ होना बेहतर होता है, तो आप किसी भी अमाउंट से कर सकते हैं। ठीक हो गया। और जी, साहिर हैं, साहिर लुधियानवी जी बहुत बड़े शायर थे। अच्छा, और अगर कोई $100 से आया है तो उसका 2x होने में कितना टाइम लगेगा अगर कोई रेफरल ना करके। परसेंटेजेस तो मैंने आपको बता दिए भाई स्टेकिंग के अंदर। परसेंटेजेस आई टोल्ड यू, आपने $100 से स्टेक किया है और आपने कुछ नहीं किया, तो $100 की 12% पर मंथ स्टेकिंग है, रिवॉर्ड है। तो उस रिवॉर्ड से आप मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। शबीर भाई हैं, शबीर भाई कहते हैं कि गुड एक्सप्लेनेशन। तो शबीर भाई आपका शुक्रिया समझने के लिए। और फिर मेरी भी एक बहन कह रही है कि जी प्लान बहुत अच्छा है, होप फॉर द बेस्ट है, और भगवान करे सब अच्छा हो। टोकन आलू ना बन जाए, आलू आलू ना बन जाए। अच्छा ठीक है, सही है। नहीं नहीं, टोकन मजेदार ही होगा टोकन का। तो देखिए टोकन का, इस कंपनी का ना सबसे प्लस पॉइंट मुझे दिखा है वो ये है कि कहने को मैं बहुत समझदार हूं, आप सब बहुत समझदार हैं, हम किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन हमारी समझदारी को जो टोकन का प्रोजेक्ट का ऑनर होता है वो ज्यादा से ज्यादा भी इज्जत देगा, तो वो डस्टबिन में नहीं फेंकेगा, कहीं टेबल पे रख देगा।
उसके लिए तो उसकी अहमियत नहीं होगी ना, वो उसको सर पे तो नहीं रखेगा कि अच्छा जो कह दिया है, जो शब्बीर साहब ने कह दिया है, जो पूजा बहन ने कह दिया है, जो संदीप जी ने कह दिया है, जो सुरेश जी ने कह दिया है, जितने भी मेरे सुनने वाले बैठे हैं, मैं इंटेंशनली नाम नहीं ले रहा, हरि भाई ने जो कह दिया है, कुमार जी ने जो कह दिया है, फारूक ने जो कह दिया है, मौली बैठे हैं, मिलन ब्रह्मे जी बैठे हैं, जो मतलब कह दिया जी ये बड़ी अच्छी बात कर दी, ये नहीं। तो हमारे पास क्या एज है, क्या मार्जिन मौजूद है कि स्टेकिंग के बहाने से हमारे पास आ रहे हैं टोकन्स, और हम इस पूरे प्रोटोकॉल के अंदर अपनी एक्सेस पा सकते हैं, गवर्नेंस पा सकते हैं, कॉन्फिडेंस पा सकते हैं। यानी मैं अगर आपसे कहूं कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं मैक्सिमम टोकन इकट्ठे करूं, अभी नहीं मैं इकट्ठे कर रहा, मैं फिर बता दूं आपको, क्योंकि अभी तो आने का सोर्स ही कोई नहीं, अपनी स्टेकिंग पे जो लगाए थे वो मिले, अभी कोई इकट्ठे नहीं हो रहे क्योंकि ऐसा कोई सोर्स नहीं है जहां से इकट्ठे किए जा सकें। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मैक्सिमम टोकन्स गेन करूं, और मैं मेरी ख्वाहिश रहेगी कि जो लोग मेरी टीम में शामिल हो रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो मेरी मेरी सोच वाले लोग हैं, सारे तो आपकी सोच वाले नहीं होते, हर एक की अपनी अलग सोच होती है, लेकिन जिनकी सोच मेरे से मिलती जुलती है कि हम सिस्टम को यानी अपने अपने जितना कंट्रोल में रख सकते हैं ताकि उसको बिगड़ने से बचाएं। मैंने कहा डिसेंट्रलाइज तो है, लेकिन आज भी मिसाल के तौर पे आज के दिन में जिसके पास 95% टोकन है, डिसेंट्रलाइज होने के बावजूद इख्तियार तो उसका है ना, वो कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन हम जब इख्तियार कम करते जाएंगे दूसरों का, और अपनी सोच वाले लोगों का इख्तियार बढ़ जाएगा, ये एक तरह का एक पॉलिटिकल ग्रुप टाइप चीज होती है, ताकि आप कंपनी को सही दिशा में ले जा सकें। देखिए कंपनियां नाकाम भी होती हैं, कंपनियां कामयाब भी होती हैं, लेकिन आप बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर दें तो फिर कामयाबी नहीं हो पाती। आप होता ना कि आपने एक जगह जाना है, आपको पता है यार ये एक रास्ता है, हम यहां से जा रहे थे, इस पे रुकावट आ गई, थोड़ा सा ऑल्टरनेट रूट ले लिया, हम यहां से बेहतर हो गए। लेकिन आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएं, आपकी मंजिल कहीं और थी, जाना आपने जो है वो यूएस से है, और आपने दिल्ली से या लाहौर से जो फ्लाइट पकड़ी है, या ढाका से जो फ्लाइट पकड़ी है, वो आपको लेके किसी और तरफ जा रही है, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो उस ऑपोजिट डायरेक्शन से बचाने के लिए, क्योंकि कंपनियों का एक लेवल होता है, जब क्योंकि हर बंदे का भी एक लेवल है, ये इंपॉर्टेंट बात है तो ट्रेनिंग की बात, लेकिन मैं सेशन में कर रहा हूं, जो भी इंसान है ना, उसका एक हर एक का एक जर्फ है, एक पैमाना है चीजों को रखने का। मिसाल के तौर पे इज्जत को, आपको कोई इज्जत देता है तो उसको रखने का एक पैमाना है आपके पास। मैं जिनकी इज्जत करता हूं, जब वो वापस मेरी इज्जत करते हैं, तो मैं मेरे पास रखने का पैमाना है, वो पैमाना टूट नहीं जाता कि अच्छा इनके ऊपर वाजिब है कि ये मेरी इज्जत करें, इन पे फर्ज है कि ये मेरी इज्जत करें, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है मैं सोचना शुरू कर दूंगा, इसका मतलब है मेरा जर्फ छोटा सा था, किसी ने मुझे इज्जत दी और मैं संभाल नहीं पाया, उसने मुझे कहा आप कैसे हैं, और मैंने कहा तू कैसा है, उसने मुझे इज्जत दी है, मैं संभाल नहीं पाया, मेरा बर्तन, मेरा जर्फ ही छोटा था, मुझे लगा पता नहीं शायद इसे लगा है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं अमीर हूं, मैं मेरे पास ज्यादा शोहरत है, मैं पॉपुलर हूं, तो ये मेरी इज्जत कर रहा है, तो ये मेरा जर्फ छोटा था। लेकिन किसी बहुत ही आम आदमी ने कहा आप कैसे हैं, तो मैंने उसे कहा, 2 दफा कहा कि आप कैसे हैं, इसका मतलब है मेरे पास पैमाना बड़ा है, इज्जत संभालनी मुझे आती है। ठीक है, इसी तरह शोहरत संभालना या पैसे जो है या आपकी कामयाबी संभालना, ये भी एक जर्फ होता है। तो कुछ लोग जो है उनका जर्फ जो है वो भर जाता है, यानी कुछ ऐसी कंपनीज भी होंगी जब $50 मिलियन का बिजनेस करती हैं तो कुछ और सोचना शुरू कर देती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो $5 मिलियन के बिजनेस पे अलग सोचना शुरू कर देती हैं, और कुछ ऐसी भी होंगी $50,000 के बिजनेस पे ही जेन घूम जाता है। ठीक है, तो ये जर्फ होता है। तो मुझे पता भी है, मैं कायरोस के बारे में जानता हूं कि कायरोस के बनाने वाले और चलाने वाले, उनका जर्फ, अगर सक्सेस की बात करें तो मुझे पता है कि जिस सक्सेस की अभी मैं भी ख्वाहिश कर रहा हूं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई एक ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा एक महीना नहीं है कि मैंने कहा जी मैंने $1 मिलियन कमा लिया हो। हम छोटे मोटे पैसे कमाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी कि मिलियंस डॉलर ऐसे रातों रात में या 2-4 दिन में या महीने में आ गए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने कायरोस डेवलप किया है मैं उनको जानता हूं, मैंने उनको आंखों से देखा है, पैसा उनके पास बहुत है, लेकिन पैसे से पैसा ही बनता है, मैंने उनको 5-5 10-10 मिलियन, 2-2 4-4 मिलियन डॉलर एक दिन में कमाते हुए देखा है। ठीक है, तो ये एक उनका जर्फ बड़ा है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि कभी उनका जर्फ भरे, हमारे पास भी एक एक्सेस होनी चाहिए, जो टोकन की शक्ल में हमें वो दे रहे हैं, हमें लेनी चाहिए। और मेरी बहन पूछती हैं चैनल बनाया है वो हम ज्वाइन कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आपको सबको सबसे पहले तो अपना जो आपका इंट्रोड्यूसर होता है, जो आपका स्पॉन्सर होता है, जिसने आपको रिकमेंड किया होता है, उसके साथ अटैच होना है,
क्योंकि वो आपका करेक्ट सोर्स है, वो आपको जिसने रेफरल लिंक दिया है आप उसके साथ जुड़ें, वो आपको अपने ग्रुप में कनेक्ट करेगा, और जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो ग्रेजुअली आपको खुद ऊपर लेके आएगा, खुद प्रमोट करेगा। पहला काम तो ये है। दूसरा जो आपको है वो सोशल मीडियाज या ग्रुप्स या चैनल जो है वो काइरोस के ज्वाइन करने चाहिए, और वहां पे एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि वो अब आपका बिजनेस है। और तीसरा ये है कि मेरे भी ग्रुप्स और चैनल्स फेसबुक सब कुछ है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम मिलकर काम कर रहे होंगे, एक टीम की तरह काम कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने उसी स्ट्रक्चर में काम कर रहे होंगे जिस स्ट्रक्चर से आपने ज्वाइन किया है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन या मेरी मीटिंग्स के लिंक, या मैं कोई बात करता हूं, या आज मैंने एक शेयर लगाया था स्टोरी पे, अब जिनके बाद मैं ऐड हूं उन्होंने देखा होगा, तो ये वाला जो है, तो आपको इन सारे को सबको ज्वाइन कर लें तो ओके है, नो प्रॉब्लम। जी बिल्कुल ठीक है। मेरी बहन कहती हैं कि घई, सुभाष घई की फैमिली से तो नहीं आप कहीं? ओहो, आपके नाम से मुझे लग रहा है। तो आपने कहा कि पूरे प्लान में कोई भी चेंज नहीं है, और ये अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और कभी कोई प्रपोज कोई चेंज होगा तो प्रपोजल होगा, और उस पर कम्युनिटी डिसाइड करेगी। अच्छा, मतलब राहुल लाडे जी ने पूछा है कि काइरोस का मतलब क्या है। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता। काइरोस का मतलब क्या है? मुझे काइरोस का पता था। काइरोस एक अल्कोहलिक ब्रांड है लेकिन ये काइरोस जो है, ये मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन कोई मतलब तो होगा भाई इसका। लेकिन नॉर्मली ये जरूरी नहीं होता कि आपके पास कोई उसका मतलब हो। दो लफ्जों का मजमुआ भी हो सकता है। मैं इसको जब बोल रहा होता हूँ तो मैं काई और रोज बोलता हूँ, मतलब रोज पेटल नहीं, रोज गुलाब के फूल से मैं जोड़ता हूँ, लेकिन डेफिनेटली प्रोटोकॉल का कोई मकसद काइरोज का कोई मीनिंग होगा। मैं पूछ लूंगा, मैं कभी गौर नहीं किया इस चीज के ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया। जो भी आज के दिन में मेरे दोस्त मौजूद थे, आपका थैंक यू वेरी मच। वजी थे, वरिंदर थे, तपन दत्ता जी थे, विंडो इस तरह की है कि मैं देख नहीं पा, रामचंद्रा जी थे, कुमार थे, और आशीष जैन जी थे, और भ्रिश्ती जी थे, चंद्रा प्रकाश जी थे, और धाबी शैलेश सिंह जी से, और हबीब भाई थे, फरहाद भाई थे बांग्लादेश से, और हफ्सा इरीज थी हमारी बहन, हसन थे, लुखेंद्रा सिंह थे, केताराम सियांग जी थे, इंद्रनील घोष जी थे, और हसन भाई थे, और नाम मिस हो रहे हैं, मैं उसको घुमा रहा हूँ, तो फारूक भाई थे, और मोहम्मद अहमद थे यूपी से, मोहम्मद अयान थे, और पप्पन जी थे, पूजा गई थी हमारी बहन हमारे साथ, प्रमोद सैनी थे, राजा शेखर थे, और रिजवान जी थे, सीताराम जी थे, सुरेश कुमार जी थे, सुभरता कुंदू थी या थे, हमारे भाई तपन दत्ता जी थे, तपन दत्ता जी, हाँ तपान, आज एक दोस्त हमारे उन्होंने शायद $2500 से डॉलर साइन अप किया है, शायद वो तपान दत्ता थे या तपान दास थे, वरिंद्रा गर्ग जी थे, और बाकी सारे दोस्त हैं, तो आपका वेलकम है। और जी, आप पंजाब से, जलंधर से, और मैं वैसे बता दूं, मैं मेरा ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन जो हमारे यानी मेरे ग्रैंडफादर थे, वो माइग्रेटेड फ्रॉम अमृतसर, तो अमृतसर पंजाब से उन्होंने यहाँ पे माइग्रेट किया था। और मारूफ अली शाह साहब भी, मां साहब थैंक यू वेरी मच यार, कल के दिन में फिर मिलते हैं। कल का सेशन मुझे मेरा ख्याल है इंग्लिश का है या उर्दू का है, हिंदी का है, तो जो भी होगा कल के दिन मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, आई लव यू ऑल। और आप सब मेरी दुआओं में रहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप भी मुझे अपनी नेक ख्वाहिशात और नेक दुआओं में याद रखेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।